दिस इज लेक्चर 6, राइट। 5 लेक्चर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 5th लेक्चर में हमने न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ा था, राइट। बेसिक चीजें उसके बारे में जानी थी, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए एंड आरएनए, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। 6th लेक्चर में हम कॉन्फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में बात करेंगे। दिस लेक्चर इज सुपर इंपॉर्टेंट। आने वाले सारे लेक्चर्स अब इंपॉर्टेंट होंगे बिकॉज क्वेश्चंस डायरेक्टली इन टॉपिक्स से देखे गए हैं, बोथ इन CSIR एंड DBT। ऑल्सो सेट एग्जाम के लिए ये यूनिट सुपर इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आपने 5th लेक्चर देखा है, राइट, वीडियो को एंड तक देखा करो बिकॉज आई शेयर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एट द लास्ट ऑफ द वीडियो। न्यूक्लिक एसिड केमिस्ट्री हम ऑलरेडी देख चुके हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, राइट। प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिलते हैं इन टॉपिक्स से। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 6 टॉपिक्स हैं रिगार्डिंग न्यूक्लिक एसिड्स पूरी यूनिट में। क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहीं से आते हैं, कॉन्फर्मेशन से, स्टेबिलिटी से, राइट। मेटाबॉलिज्म हम देखेंगे, पूरा सिलेबस का ब्रेकडाउन मैंने ऑलरेडी दे रखा है, तो हम स्टार्ट करते हैं। कॉन्फर्मेशन ऑफ डीएनए, बेसिकली डीएनए के फॉर्म्स, राइट। डीएनए एग्जिस्ट करता है मल्टीपल कॉन्फर्मेशंस में। किस चीज पे डिपेंड करता है, ये चीज इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज जो डिफरेंट फॉर्म्स हम देखेंगे, कंडीशंस कौन सी होती है जो फेवर करता है इस फॉर्म को, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट। कंडीशंस होंगी हाइड्रेशन लेवल, राइट, उसके सराउंडिंग्स में वाटर की प्रेजेंस है या नहीं, कितनी है, हाई है, लो है, राइट। आयनिक कंडीशंस, बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ मेटल्स किसी सॉल्यूशन में, और सीक्वेंसेस, राइट। डीएनए सीक्वेंसेस भी डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्म होगा। ऑल्सो केमिकल मॉडिफिकेशंस ऑफ बेसिस, न्यूक्लिक बेसिस, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स, एडेनिन एंड ग्वानिन, राइट। इनके स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, देख लेना, सुपर इंपॉर्टेंट होते हैं स्ट्रक्चर्स भी। मेन कॉन्फर्मेशन होता है ADNA, BDNA और ZDNA। क्वेश्चंस डायरेक्टली यहीं से आते हैं। जो फिजियोलॉजिकल फॉर्म है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है डीएनए का, दैट इज बी फॉर्म, राइट। बी फॉर्म इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म। अब बी फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। वॉटसन एंड क्रिक ने डिस्कवर किया था, हमने वॉटसन एंड क्रिक मॉडल देखा था 5th लेक्चर में। ही गेव द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। बैकग्राउंड क्या था, किस बेसिस पे दिया था, चारगॉफ रूल देखा था। चारगॉफ वाज अ साइंटिस्ट जिसने बेस कंपोजिशन स्टडी करी थी, राइट। जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, जो रूल्स हमने डिस्कस किए थे, चारगॉफ रूल्स, उनके बेसिस पे। सेकंड, रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस HF विल्किंस, राइट। इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन या क्रिस्टलोग्राफी स्टडी के थ्रू स्ट्रक्चर बताया था अबाउट डीएनए। ये दो बेसिस के ऊपर वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल दिया था जिससे हमें स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का पता चला था, राइट। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट, 5th लेक्चर में। इस लेक्चर में हम फॉर्म्स के बारे में देखेंगे। जो स्टैंडर्ड डीएनए होता है दैट इज BDNA, मोस्ट स्टेबल एंड बायोलॉजिकल रेलेवेंट फॉर्म होता है BDNA। क्वेश्चंस आते हैं कंडीशंस के ऊपर, हेलिकल सिमेट्री के ऊपर, राइट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड है, राइट। बेस पेयर्स कितने हैं उस फॉर्म में, एक बार मैं बता देती हूँ क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। डायमीटर पे डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिले हैं बिकॉज इन केस अगर स्टेटमेंट भी होगा, मैच द कॉलम भी होगा, करेक्ट इनकरेक्ट भी होगा, तो क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। सपोज BDNA हैज अ बेस पेयर 10 की जगह 11 लिख देंगे, 12 लिख देंगे, राइट। वो हम डिस्कस करेंगे A में कितना होता है, B में कितना होता है, ZDNA में कितने बेस पेयर्स होते हैं। ऑल्सो डायमीटर, इवन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंटी है या सिन है। हम शुगर पकरिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज क्वेश्चंस देखने को मिले, हर एक एग्जाम में देखने को मिले हैं, इवन गेट एग्जाम में भी देखने को मिले हैं, CSIR में भी, DBT में तो देखने को मिलते ही हैं, SAT एग्जाम्स में भी इस टॉपिक पे क्वेश्चन आ जाता है। मेजर और माइनर ग्रूव, राइट, कौन से डीएनए में वाइड है, नैरो है, ये सब चीजें, राइट। बेस पेयर्स परपेंडिकुलर है हेलिक्स से, एक्सिस से, राइट। ये सारी चीजें हम देखेंगे। नाउ रिमेंबर, BDNA फॉर्म बेसिकली जब फेवर होता है, जब कंडीशन क्या होती है, हाई हाइड्रेशन वाली, सराउंडिंग्स में अगर वाटर प्रेजेंस ज्यादा है, हाई हाइड्रेशन लेवल है और कोई अनयूजुअल बेस सीक्वेंसेस नहीं है, तो बी फॉर्म ऑफ डीएनए
फॉर्म होता है जो कि स्टैंडर्ड डीएनए है, राइट। डीएनए का स्ट्रक्चर आपको पता है, स्मूथ कर्व्स, राइट। बेस पेयर्स कितने होते हैं पर टर्न, दैट इज 10। बी फॉर्म में 10 होते हैं। पर टर्न कितना राइज होता है, दैट इज 3.4 नैनोमीटर, राइट। हेलिक्स का डायमीटर कितना है, 2 नैनोमीटर। किस फॉर्म में, बी फॉर्म में। टिल्ट ऑफ बेस पेयर अराउंड 1 डिग्री। टिल्ट इन द सेंस जो भी ये कर्व है, यहाँ बेसिस है, राइट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू वो एक दूसरे के साथ अटैच है। तो टिल्ट इन द सेंस एक तो सेम प्लेन हो और एक बेस पेयर थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो, राइट। दिस इज टिल्ट, राइट। बी फॉर्म में ज्यादा टिल्ट नहीं होता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंटी, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। मेजर ग्रूव वाइड, जो ये मेजर ग्रूव होता है, ये बेसिकली हम 2D में बात कर रहे हैं, राइट। तो 2D में स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, बट रिमेंबर अगर आप 3D एनिमेशन देखोगे तो जिस हिसाब से एक कोइल होता है तो एक मेजर ग्रूव क्रिएट होता है, वो वाइड और डीप होता है इन बी फॉर्म। माइनर ग्रूव नैरो एंड डीप। शुगर पकर, सेकेंड कार्बन एंडो या एस टाइप, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अभी, राइट। पहले शुगर पकरिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली जो हम शुगर डिस्कस किया था उसमें जो फ्यूरेनोज रिंग होती है, दैट इज 5 मेंबर्ड रिंग, या तो राइबोज की हो या डीऑक्सीराइबोज शुगर। हमने पेंटोज शुगर्स के बारे में डिस्कस किया था, उसमें जो फ्यूरेनोज रिंग है दैट कैन बी पकर्ड इन 2 कॉन्फॉर्मेशंस, एनवेलप हो या ट्विस्टेड फॉर्म। अब ये जो फ्यूरेनोज रिंग है ये नॉन प्लेनर है, राइट। इस नॉन प्लेनरिटी को हम पकरिंग बोलते हैं। ये बेसिकली जितना भी डायग्राम्स होते हैं ये 3D में होता है, राइट। आउट ऑफ प्लेन और सेम प्लेन, अगर सेम प्लेन में हुए तो दे विल बी कोप्लेनर, राइट। और सेम प्लेन में नहीं है दैट मींस दे आर नॉन प्लेनर। तो ये फ्यूरेनोज रिंग नॉन प्लेनर है और इसी को हम पकरिंग बोलते हैं, राइट। और 2 कॉन्फर्मेशंस हो सकते हैं इस पकरिंग के, एनवेलप और ट्विस्टेड, राइट। एनवेलप के बारे में डिस्कस करते हैं। जो एनवेलप फॉर्म होता है उसमें 4 मेंबर्स होंगे फ्यूरेनोज रिंग के, दे विल बी कोप्लेनर, दैट इज इन द सेम प्लेन। फ्यूरेनोज रिंग 4 मेंबर्स सपोजिटली सेम प्लेन में होंगे, और जो 5th होगा वो होगा अवे फ्रॉम प्लेन, और यू कैन से आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन। और जो बेसिकली सेकेंड कार्बन और जो थर्ड कार्बन है वो मोस्टली, आई एम सेइंग मोस्टली या यू कैन से ऑलवेज, राइट, दे आर आउट ऑफ प्लेन। सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन, रिमेंबर ये जो हम प्राइम लगाते हैं ये फ्यूरेनोज रिंग के अंदर जो कार्बन होते हैं उनके लिए लगाते हैं। सेकेंड प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम एंड द 5th प्राइम, राइट। तो सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन दे आर आउट ऑफ द प्लेन। याद रखना एनवेलप फॉर्म, सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन। ट्विस्टेड में अगर याद रखना है तो याद रख लेना 3 मेंबर्स सेम होते हैं, 2 मेंबर्स आउट ऑफ प्लेन होते हैं या दे आर अवे फ्रॉम द प्लेन। एनवेलप सुपर इंपॉर्टेंट है, व्हाई? बिकॉज एनवेलप फॉर्म सेकेंड कार्बन एंडो और थर्ड कार्बन एंडोपकर्स, दे आर कॉमनली सीन इन न्यूक्लिक एसिड्स, राइट। एंडो क्या है? जो शुगर पकर्स होते हैं दे कैन बी एंडो और एक्सो। एंडो होता है एंडोपकर दैट प्लेसेस सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन एटम्स ऑन द सेम साइड एज द बेस, और एक्सो इट विल प्लेस ऑन द अपोजिट साइड एज द बेस, राइट। बेस है उसी प्लेन में जैसे इस फिगर में है, राइट। सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन, बेस और C5 कार्बन सेम प्लेन है, राइट। अपोजिट साइड नहीं है। आपको याद रखना है कॉमनली न्यूक्लिक एसिड्स में C2 एंडो एंड C3 प्राइम एंडोपकर्स देखने को मिलता है, राइट। और RNA में C3 प्राइम एंडोपकर्स, राइट। ADNA में और BDNA में, हम BDNA के बारे में बात कर रहे थे, राइट। BDNA में C2 प्राइम एंडो
कॉन्फॉर्मेशन जिसको हम एस टाइप कॉन्फॉर्मेशन भी बोलते हैं. एस टाइप मीन्स साउथ प्लेन, राइट. C3 प्राइम एंडो जिसको हम एन टाइप बोलते हैं, N4 नॉर्थ, राइट, जो कि हमें ADNA में देखने को मिलता है, राइट. अभी हमने BDNA के बारे में बात किया है. BDNA शुगर पकर C2 प्राइम एंडो. अब समझ में आया शुगर पकर्स क्या होते हैं, पकरिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चंस यहां से भी आ सकते हैं. बी फॉर्म हमने देख लिया. ए फॉर्म हेलिकल ज्योमेट्री, राइट हैंडेड होती है, राइट, बट शॉर्टर एंड वाइडर. ऑल्सो रिमेंबर DNA के फॉर्म्स, दीज आर DNA, राइट. डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स, राइट हैंडेड है. राइट हैंडेड इन द सेंस अगर ये कॉमन एक्सेस है तो ये कैसे कॉइल हो रहे हैं, कौन से डायरेक्शन में हो रहे हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. ऑन दैट बेसिस इट इज राइट हैंडेड. और ADNA फॉर्म कब फेवर किया जाता है, जब कंडीशंस कैसी हो, लो हाइड्रेशन, दैट मींस सराउंडिंग्स में डिहाइड्रेटेड DNA हो तो वो कौन सा फॉर्म एक्वायर करता है, ADNA वाला, राइट. और ये कॉमन होता है DNA RNA हाइब्रिड्स में, हम देखने को मिलता है ADNA फॉर्म, राइट. बेस पेयर्स 11 बेस पेयर्स पर टर्न कितने, 11 बेस पेयर्स, राइट. और कितने राइस होते हैं पर टर्न, 2.8 नैनोमीटर. डायमीटर इंपॉर्टेंट है, मोर देन 2 नैनोमीटर. रिमेंबर मोर देन 2 नैनोमीटर डायमीटर होता है इन ए फॉर्म DNA. टिल्ट ऑफ बेस पेयर हाईली टिल्टेड होते हैं इन कंपैरिजन टू B एंड Z फॉर्म. सेम हमने B फॉर्म में देखा था, बट टिल्ट किस में ज्यादा है, A फॉर्म में ज्यादा है, ये चीज याद रखो. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंटी है, राइट. BDNA में भी एंटी है. अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में हम देखते हैं. बेसिकली हमने पिछले लेक्चर में न्यूक्लियोसाइड के बारे में डिस्कस किया था. न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, जैसे ये एक एग्जांपल है, बेस कौन सा है, एडेनिन है. रिमेंबर बेस और शुगर फॉर्म्स न्यूक्लियोसाइड, राइट. जो बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है बिटवीन C1 दैट इज कार्बन 1 और H एटम्स ऑफ, ये प्यूरीन है, दैट मीन्स हमने एडेनिन दिया है. प्यूरीन में एडेनिन और ग्वानिन 2 बेसेस हैं, राइट. एडेनिन में देखेंगे जब भी स्ट्रक्चर आपने देखे होगा 6 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड जो कि इमिडाजोल रिंग होती है, उसके जो 9th पोजीशन पे नाइट्रोजन है, राइट, N9 ऑफ प्यूरीन, वो बॉन्ड फॉर्म करता है C1 ऑफ शुगर. इनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, राइट. दिस इज बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ये हम 5th लेक्चर में देख चुके हैं. अब आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दिस इज शुगर एंड दिस इज बेस. N9 पोजीशन ऑफ प्यूरीन एंड C1 ऑफ शुगर, इनके बीच में बॉन्ड बनता है. और इन केस बेस पिरिमिडीन है, पिरिमिडीन, तो फर्स्ट पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है और फर्स्ट पोजीशन पे जो कार्बन है उसके बीच में बॉन्ड बनता है, राइट. स्ट्रक्चर देखने से आपको लग रहा होगा दिस बॉन्ड, दिस इज शुगर एंड दिस इज बेस. अब बेस है, क्या कर सकता है, इट इज फ्री टू रोटेट, राइट. अब ये बेस है, फ्री टू रोटेट अराउंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. इस शुगर बेस ये बॉन्ड है, इसके अराउंड ये बेस क्या हो सकता है, रोटेट कर सकता है. किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, सिन में या फिर एंटी में. ये 2 कॉन्फर्मेशन आते हैं, राइट. इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आ सकते हैं. ड्यू टू रोटेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वी कैन सी 2 डिफरेंट कॉन्फर्मेशंस, राइट, सिन एंड एंटी. प्यूरीन्स में दोनों देखने को मिले हैं, सिन भी और एंटी भी. ये एक टिपिकल एग्जाम्पल है, डायग्राम के थ्रू मैं बता रही हूँ. प्यूरीन में दिस इज सिन कॉन्फर्मेशन, राइट, जिसमें हम इमिडाजोल रिंग, राइट. और एंटी में
इमिडाजोल N9 पोजीशन से ही होता है, बट वो एंटी पोजीशन, उसने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया होगा, तब जाके एंटी कॉन्फर्मेशन आया, राइट। और पिरिमिडीन के केस में एक्सक्लूसिवली, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो एक्सट्रीम वर्ड्स पे ध्यान दिया करो। पिरिमिडीन एक्सक्लूसिवली कौन सा कॉन्फर्मेशन शो करती है? एंटी कॉन्फर्मेशन शो करती है। सुपर इंपॉर्टेंट है कॉन्फर्मेशन, याद रखना। कॉन्फर्मेशन आपको पता लग गया होगा, ये चीज भी याद रखना कि ए डीएनए में एंटी होता है, बी डीएनए में भी एंटी होता है, राइट। बट जो जी डीएनए है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट 3 है, ए बी एंड जी फॉर्म ऑफ डीएनए, राइट। सुपर इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें पूछ सकता है इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत क्लियरली पता चल जाएगा, राइट। ए फॉर्म के बारे में बात कर रहे थे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंटी है। याद रखना जो मेजर ग्रुप है दैट इज डीप, राइट। माइनर ग्रुप इज वाइड एंड शैलो। शुगर पकड़ C3 प्राइम एंडो। बेस पेयर्स बेसिकली इंक्लाइंड होते हैं टू हेलिक्स एक्सिस। क्वेश्चन शुगर पकड़िंग पे आ सकता है, ग्रुप एक्सेसिबिलिटी पे क्वेश्चन आ सकता है। जो मेजर ग्रुप्स होते हैं, राइट, वो फर्स्ट साइट होती है जहां कोई एंजाइम जैसे डीएनए पॉलीमरेज हो, हेलिकेज हो या प्राइमर्स, वो जाके बाइंड करते हैं, राइट। और यू कैन से इट इज द फर्स्ट साइट टू रीच फॉर दीज एंजाइम्स। बेसिकली ग्रुप्स के पास बेस पेयर की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है। ग्रुप्स की एक्सेसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें मेजर ग्रुप कैसा है, माइनर ग्रुप कैसा है। अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है तो सिर्फ मेजर ग्रुप को याद रख लेना, क्वेश्चंस ज्यादा आपके यहीं से हो जाएंगे। अब हम जी डीएनए के बारे में बात करते हैं। जी डीएनए इज लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स, राइट। नेचुरली इट इज द ओनली फॉर्म ऑफ डीएनए जो लेफ्ट हैंडेड है, राइट। जी डीएनए जिगजैग बैकबोन, हमें पता है शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है, राइट। शुगर फॉस्फेट और यहाँ बेसिस होता है, राइट। तो ये जिगजैग फॉर्म में है। बेसिकली जो नॉर्मल डीएनए हमने देखा था उनके स्मूथ कर्व्स होते हैं, बट इन केस ऑफ जी फॉर्म जिगजैग, इस टाइप के बैकबोन्स, राइट। फेवर्ड बाय, जब भी कंडीशंस आए समझ जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन हो या फिर ऑल्टरनेटिंग जी से सीक्वेंसेस हो, जिसको हम प्यूरिन पिरिमिडीन रिपीट्स बोलते हैं, राइट। ऐसी कंडीशन जब भी सराउंडिंग्स में हो तो डीएनए कौन सा फॉर्म एक्वायर करता है? जी फॉर्म, जी डीएनए। हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, राइट, ऑल्टरनेटिंग जीसी सीक्वेंसेस। डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चंस डीबीटी में, राइट। इवन सीएसआईआर में भी पूछा गया है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है इन द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। बेस पेयर्स कितने होंगे पर टर्न? 12। हाईएस्ट नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न किसमें होता है? जी फॉर्म में होता है, दैट इज 12। डायमीटर 1.8 नैनोमीटर, लेस देन 2 नैनोमीटर, याद रखना। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ऑल्टरनेट्स, ये सुपर इंपॉर्टेंट, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सिन, प्यूरिन्स कौन सी कॉन्फर्मेशन एक्वायर करते हैं? सिन। और पिरिमिडीन्स एंटी, राइट। ऐसे बॉन्ड्स देखने को मिले हैं। और जो सुपर इंपॉर्टेंट है वो है मेजर ग्रूव इसका फ्लैट है, राइट, जिगजैग। तो जो ग्रूव होगा वो फ्लैट है, राइट। शुगर पकड़ 3 प्राइम एंडो ऑल्टरनेटिंग, राइट। बेस पेयर्स जिगजैग बैकबोन। बी में हमने देखा परपेंडिकुलर टू द हेलिक्स, ए में हमने देखा इंक्लाइंड टू द हेलिक्स, इंक्लाइंड। जी में जिगजैग बैकबोन होते हैं बेस पेयर्स के, राइट। एंटियोसिन कॉन्फर्मेशन इंपॉर्टेंट है, शुगर पकरिंग भी इंपॉर्टेंट है, राइट। जी डीएनए में जो प्यूरिन्स कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो सारे C3 प्राइम एंडो होते हैं और पिरिमिडीन में C2 प्राइम एंडो होते हैं। रिमेंबर दिस, हमने पढ़ा है ऑल्टरनेटिंग होते हैं बॉन्ड्स। तो प्यूरिन्स होंगे वो सिन होंगे, पिरिमिडीन्स होंगे वो एंटी होंगे। बट शुगर पक्कर के केस में क्या होता है? C2 प्राइम एंडो होंगे
ऑल्टरनेटिंग है तो C3 प्राइम एंडो भी होगा जब प्यूरिन्स होंगे। कंपैरिजन ऑफ डीएनए कॉन्फर्मेशन टेबल सुपर इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहीं से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। याद रखना 2 नैनोमीटर अगर डायमीटर है हेलिक्स का तो बी फॉर्म ऑफ डीएनए है, मोर देन 2 नैनोमीटर ए डीएनए, बिकॉज कहीं पे 2.2 भी लिखा जाता है, 2.4 भी देखने को मिलेगा आपको, 2.6 नैनोमीटर भी, मोर देन 2 ए डीएनए नैनो, राइट, और लेस देन 2 नैनोमीटर जी डीएनए। हेलिकल सिमेट्री पे आते हैं, राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड, जी डीएनए इज अ लेफ्ट हैंडेड। बेस पेयर्स 10 किस में है, बी फॉर्म ऑफ डीएनए, 11 इन ए डीएनए, 12 इन जी। याद रखना बी ए जी, कंफ्यूज मत होना, बैज से याद रख लेना, बैज या बैड बॉयज कैसे भी याद रखो, पर बी स्टैंडर्ड फॉर्म है तो बी को पहले रखना, ए बी जी ऐसे मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे। बेस पेयर्स में भी आपको याद रहेगा, राइट। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ए और बी में एंटी है, जी डीएनए में दोनों है, सिन प्यूरिन्स हैं तो सिन है, पिरिमिडीन्स है तो एंटी कॉन्फर्मेशन। मेजर ग्रुप्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट, वाइड, डीप एंड नैरो। फ्लैट याद रखना कि जी में फ्लैट होता है, सुपर इंपॉर्टेंट है फ्लैट, फ्लैट आपको जी में ही मिलेगा। पकर्स C2 प्राइम एंडो इन बी डीएनए, C3 प्राइम एंडो इन ए डीएनए, एंड C2 एंडे ऑल्टरनेटिंग होगा तो C2 प्राइम एंडो और C3 प्राइम एंडो इन केस ऑफ प्यूरिन्स। कंडीशंस सुपर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जब भी हाई हाइड्रेशन लेवल होगा इन इट्स सराउंडिंग्स तो बी डीएनए होगा, कोई अनयूजुअल बेस सीक्वेंसेस नहीं होंगे, राइट, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। रिमेंबर जो डीएनए होगा वो थिन और लॉन्ग होगा, लंबा होगा और थिनर होगा, राइट। और जब लो हाइड्रेशन लेवल होगा, डिहाइड्रेटेड याद रख लेना, तो एडीएनए होगा वाइडर, वाइडर बट शॉर्टर, ये चीज है। और जब हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन होगा या फिर ऑल्टरनेटिंग जीसी रिपीट्स होंगे, प्यूरिन पिरिमिडीन रिपीट्स, तो जी डीएनए होगा। ये नैरोअर होता है बट इलोंगेटेड, जिगजैग है, नैरोअर बट इलोंगेटेड। कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं डीएनए कॉन्फर्मेशन को, हमने डिस्कस किया, हाइड्रेशन लेवल, राइट, इवन आयनिक स्ट्रेंथ भी, सीक्वेंसेस भी, जैसे जीसी कंटेंट है, रिपीटिंग सीक्वेंसेस हुआ तो जी डीएनए फेवर हो जाता है, राइट। प्रेशर ऑफ लिगेंड्स एंड ड्रग्स, कुछ ये टिपिकल एग्जांपल है, जैसे नेट्रोप्सिन है, ये स्टेबलाइज करता है एडीएनए को। सुपर कॉइलिंग और प्रोटीन बाइंडिंग भी एक फैक्टर है जो डीएनए की कॉन्फर्मेशन को इन्फ्लुएंस करता है। सुपर कॉइलिंग को डिटेल में हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, राइट। यूनिट 1 और यूनिट 3 न्यूक्लिक एसिड दोनों में इंपॉर्टेंट है, राइट। यूनिट 3 के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए बाकी के प्रोसेसेस को पढ़ने के लिए। रिमेंबर, हाई हाइड्रेशन बीडीएनए, लो हाइड्रेशन एडीएनए, और हाई सॉल्ट, सॉल्ट आई एम सेइंग इट सॉल्ट नॉट आयनिक कंसंट्रेशन, सॉल्ट याद रखना, और जीसी रिपीट्स जी डीएनए को फेवर करता है, राइट। सिग्निफिकेंसेस आपको पता होगा, बीडीएनए बेसिकली जितने भी सेलुलर प्रोसेसेस होते हैं डीएनए के, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन या रिकॉम्बिनेशन, उसमें हम डीएनए को जो यूज करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म बीडीएनए होता है, राइट। डीएनए आरएनए हाइब्रिड्स, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ डीएनए इज फाउंड इन डीएनए आरएनए हाइब्रिड्स। डिहाइड्रेटेड सैंपल्स, डिहाइड्रेटेड आ गया समझ जाना एडीएनए है। जीडीएनए बेसिकली जीन रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट होता है। क्रोमेटिन स्ट्रक्चर्स यूनिट 3 में हम डिटेल में भी देखेंगे, बट ये चीज याद रखना, कुछ जीडीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, ADR1, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज प्रीवियस क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट में लिखा था कि जीडीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स आर ADAR1 एंड ZBP1, ट्रू और फॉल्स काइंड ऑफ क्वेश्चन था, तो याद रखना ADAR1 दैट इज एडिनोसिन डायमिनेज एक्टिंग ऑन RNA1, दे आर जीडीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स। और ZBP1 दैट इज जीडीएनए बाइंडिंग प्रोटीन 1, ये प्रोटीन रिकॉग्नाइज करते हैं जीडीएनए को, राइट, और इन्वॉल्व होते हैं इन द जीन रेगुलेशन एंड इनेट इम्यूनिटी। नाम याद रखना, ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है,
द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए इन विवो इज, मोस्ट कॉमन हमें पता है कौन सा, बी डीएनए है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है या फिजियोलॉजिकल फॉर्म है। सेकंड क्वेश्चन है विच डीएनए फॉर्म इज फेवर्ड बाय लो हाइड्रेशन, लो हाइड्रेशन आया दैट मीन्स डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन वर्ड आते ही आप समझ जाओ दैट इज ए डीएनए। जी डीएनए इज व्हाट, इट इज द ओनली विच इज लेफ्ट हैंडेड, राइट, हेलिकल सिमेट्री इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज एंटी फॉर ऑल बेसिस, जब भी ऐसे स्टेटमेंट आता है जहां ऑल लिखा होता है, राइट, वहीं उस स्टेटमेंट को डाउट कर लिया करो, आपको पता हो या ना हो। एक्सट्रीम वर्ड्स जहां पे भी आते हैं डाउट कर लिया करो स्टेटमेंट्स पे, राइट। हमने जी डीएनए में देखा सिन और एंटी दोनों होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। मेजर ग्रूव इज डीप एंड वाइड, भले ही आपको पता हो या ना हो, बट जी डीएनए का आपको पता होना चाहिए कि फ्लैट ग्रूव है। जिगजैग है तो याद रखना फ्लैट होगा। बैकबोन इज जिगजैग, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। शुगर पकर इज 3 प्राइम एंडो, ये गलत है बिकॉज इसमें दोनों है, सिन एंटी है, प्यूरिन पिरिमिडीन रिपीट्स देखने को मिलते हैं तभी जाके जी डीएनए फॉर्म होता है, राइट। तो शुगर पकर इसमें 3 प्राइम एंडो भी होगा, C2 प्राइम एंडो भी होगा। अगर लिखा होता शुगर पकर इज C2 प्राइम एंडो तो वो करेक्ट स्टेटमेंट होती, ये चीज याद रखना। शुगर पकर इन एडीएनए, राइट, एडीएनए में C3 प्राइम एंडो, पीडीएनए में C2 प्राइम एंडो। एक्सो देखने को नहीं मिलता है, कॉमनली C2 प्राइम एंडो और C3 प्राइम एंडो देखने को मिलता है न्यूक्लिक एसिड्स में, राइट, और C3 प्राइम एंडो इन आरएनए आल्सो। ये हम आरएनए के बारे में डिस्कस करेंगे। विच डीएनए फॉर्म हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ बेस पेयर्स, अभी हमने डिस्कस किया था 12 किसमें है, जी डीएनए। फ्लैट मेजर ग्रूव जी डीएनए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। ऑल्टरनेटिंग प्यूरिन पिरिमिडीन सीक्वेंसेस दे फेवर विच फॉर्म, कौन सा होगा, जी डीएनए होगा। डीबीटी में क्वेश्चन थे ये सारे। सीएसआईआर में किस टाइप के आते हैं, जी डीएनए इज अ लेफ्ट हैंडेड विद बैकबोन के बारे में पूछा था, राइट। Which of the following sequences can form zDNA? Sequences पूछा है, sequences आपको पता है GC repeats, right? B और D ऑप्शन में कंफ्यूज मत होना, रिपीट्स होने चाहिए। CG है, CG है, CG है, ऑल्टरनेटिंग है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑल्टरनेटिंग, याद रखना। zDNA is favored by कब, ऑप्शन देखोगे हाई हाइड्रेशन गलत है, राइट, बी फॉर्म फेवर होता है उस टाइम पे। लो सोल्ट, सोल्ट की कंसंट्रेशन लो है, सोल्ट देखते ही टिक मत करना, सोल्ट की कंसंट्रेशन जब हाई होगी तब जाके जी डीएनए बनता है। नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, इकलौता ऑप्शन ये है जो फेवर करता है जी डीएनए। एक चीज और याद रखना कि नेगेटिव सुपर कॉइलिंग ऑल्सो फेवर्स जी डीएनए। सुपर कॉइलिंग को डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, राइट, वहां पे भी ये चीज रिपीट हो जाएगी। जी डीएनए में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ऑफ प्यूरिन इज व्हाट, एंटी सिन और बोथ, तो आंसर होगा बोथ। प्यूरिन का बोथ है, याद रखना, प्यूरिन फेवर्स बोथ एंटी एंड सिन कन्फर्मेशन, बट इन केस पिरिमिडीन होता तो एंटी होता, राइट। जी सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज क्वेश्चंस यहाँ ज्यादा देखने को मिले हैं। लेफ्ट हैंडेड है, याद रखना, जी तो लेफ्टी है। C2 एंडो, एंटी और सिन, सिन कौन सा होगा, प्यूरिन। फ्लैट ग्रूव है, जिगजैग बैकबोन। 1 पेज रिविजन, ये इंपॉर्टेंट है, बस आपको ये चीज याद रखना है। लास्ट में एग्जाम से पहले ये टेबल देख लेना, सुपर इंपॉर्टेंट है। आपको अगर 147 रूल पता है दैट्स ग्रेट, अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता तो 147 रूल को फॉलो किया करो। किसी भी एग्जाम के लिए आप बैठ रहे हो तो रिवीजन इंपॉर्टेंट हो जाती है। फर्स्ट डे तो आपको अंडरस्टैंड करना होता है पूरा कॉन्सेप्ट, राइट। 4th डे आपको दोबारा वो चीज देखनी होती है। 7th डे पे वो एक्टिव रिकॉल करना होता है, तो वो कॉन्सेप्ट या फिर वो टॉपिक आपके माइंड में बहुत अच्छे से बैठ जाता है। आपको फिर वो बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं होती है। पहली बार तो एक तो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो, 4th डे उसी कॉन्सेप्ट या उसी टॉपिक को उठाओ, रिकॉल करने की कोशिश करो, नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देखो। 7th डे पे एक्टिव रिकॉल किया करो, राइट। मैंने कुछ स्ट्रेटेजीज बता रखी है एग्जाम स्ट्रेटेजी चैनल पे,
आपको जाके देख सकते हो, राइट। रिविजन BDNA, ADNA, ZDNA, ग्रुप्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, राइट। स्टेबिलिटी याद रखना, BDNA इज द मोस्ट स्टेबल अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन, उसके बाद ADNA स्टेबल है, फिर ZDNA स्टेबल है, राइट। क्रोनोलॉजी देख लिया करो। बायोलॉजिकल रेलेवेंस, मोस्टली हम कौन सा यूज करते हैं, BDNA, राइट। हाइब्रिड्स में कौन सा यूज करते हैं, ZDNA, और जो भी रेगुलेटरी रोल्स आते हैं तो उसमें हम ZDNA यूज करते हैं। ZDNA बोलो या ZDNA बोल लो। क्रोमेटिन स्ट्रक्चर्स सब हम यूनिट 3 में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रैप कहाँ होता है कि ZDNA हैज अ सिन कॉन्फर्मेशन फॉर प्यूरिन्स एंड एंटी फॉर पिरिमिडीन्स इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, राइट। इसमें कंफ्यूज मत होना, सिन होता है प्यूरिन के लिए। आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन। डायग्राम देख लेना। डायग्राम बेसिकली अभी आपने पढ़ा, टेबुलर फॉर्म में पढ़ा, आपने पॉइंट वाइज पढ़ा, राइट। डायग्राम इजी इसलिए रहता है बिकॉज वो इजीली मेमोराइज हो जाता है। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, डायग्राम के थ्रू पढ़ रहे हो, तो आपके माइंड में बहुत लंबे टाइम तक रहता है। याद रखना, कॉन्फर्मेशन ऑफ DNA इज नॉट रैंडम, दैट डिपेंड्स ऑन एनवायरमेंट एंड द सीक्वेंसेस, राइट। जो भी कंडीशंस हमने देखे हैं उसके अराउंड सराउंडिंग्स में कैसा एनवायरमेंट है, हाई हाइड्रेशन, लो हाइड्रेशन, राइट, वो कंडीशंस फेवर करती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ DNA पे। अब हम पढ़ेंगे RNA के कॉन्फर्मेशंस। RNA is a single stranded nucleic acids, right? But not always. Double stranded भी हो सकता है, right? But remember, RNA is a single stranded nucleic acid that can adopt diverse conformations due to intramolecular base pairing and tertiary interactions. अब ये intramolecular base pairings और tertiary interactions important हैं, right? Tertiary interactions किस टाइप के, वो हम डिस्कस करेंगे। RNA बेसिकली ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है, 3D स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर सकता है, राइट। कॉन्फर्मेशन, दे आर स्टेबलाइज्ड बाय बेस पेयरिंग। जो क्वेश्चंस आते हैं, आई टेल यू, जो थर्मोडायनेमिक फोर्सेस होता है, थर्मोडायनेमिक फोर्सेस क्वेश्चंस यहां से आते हैं। बेस पेयरिंग हो या स्टैकिंग इंटरैक्शंस हो या मेटल आयंस पे क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, उस वीडियो के थ्रू आपको आइडिया लग जाएगा, राइट। क्लियरली आपके माइंड में बैठ जाएगा कि क्वेश्चंस कहां से फॉर्मुलेट हो रहे हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर आपको पता होगा, RNA का हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं हम। DNA और RNA में क्या डिफरेंसेस हैं वो भी हम देखे हैं। शुगर राइबोज होता है इन RNA, डीऑक्सी राइबोज होता है इन DNA, राइट। यूरेसिल बेस होता है RNA में, थायमीन होता है DNA में, राइट। बेसिकली जो RNA का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, लीनियर सीक्वेंसेस ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होता है, जो एक दूसरे से 3' to 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से लिंक होता है, राइट। अगर आपने सीक्वेंस देखा होगा, दिस इज शुगर, दिस इज बेस एंड दिस इज अ फॉस्फेट ग्रुप, दीज आर व्हाट, राइबोन्यूक्लियोटाइड, राइट। सिमिलरली ऐसा स्ट्रक्चर लीनियर फॉर्म में होगा तो वो उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, राइट। अब उस प्राइमरी स्ट्रक्चर में कुछ आउट ऑफ प्लेन होते हैं या कुछ सेम प्लेन में होते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं शुगर पकरिंग में, राइट। तो बेसिस बेसिकली पोपिंग आउटसाइड, दे आर पोपिंग आउटसाइड, तो जाहिर सी बात है दे विल बी वल्नरेबल टू डैमेज, तो उनको क्या करना होता है, वो फोल्डिंग कर लेता है, राइट। दे फोल्ड ताकि उनको डैमेज से बच सके वे, और उस जो फोल्डिंग के बाद जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो होते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के जैसे लोकल स्ट्रक्चर्स, दे आर फॉर्म्ड बाय इंट्रामोलिकुलर बेस पेयरिंग। इंट्रा मींस विदिन। जो कॉमन मोटिव्स होते हैं, जो फोल्डिंग के बाद जो कॉमन मोटिव्स या सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, वो है हेयर पिन, जिसको हम स्टेम लूप बोलते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ये एक स्ट्रैंड है, राइट। ये एक बेस है, इसको अपना कॉम्प्लीमेंट्री बेस मिल जाता है,
तो वो बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। हमें पता है AU से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू बॉन्ड बनाता है, राइट, और G 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ साइटोसिन से कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, राइट। तो जो भी बेस पेयर हो जाते हैं उसको हम स्टेम बोलते हैं। स्टेम, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए, दिस इज स्टेम। और जो बेसिस अनपेयर रह जाते हैं वो फॉर्म करते हैं लूप। एक लीनियर स्ट्रक्चर है, राइट, फोल्ड होने के बाद स्टेम बना लेता है और लूप बना लेता है, स्टेम एंड लूप। ऐसे स्ट्रक्चर को हम हेयरपिन या स्टेम लूप स्ट्रक्चर बोलते हैं, राइट। और दूसरा स्ट्रक्चर है इंटरनल लूप या बल्ज। इंटरनल लूप, जो बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री मिले वो बेस पेयर हो जाते हैं, राइट। और जो जिनका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मिलता है, या तो डिस्टेंस दूर दूर होते हैं या किसी भी वजह से नहीं पेयर हो सकते हैं, दे फॉर्म्स अ लूप विद इन दैट स्ट्रक्चर। इंटरनल लूप उसको बोलते हैं, राइट। अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड्स ऑन बोथ स्ट्रैंड्स, दोनों स्ट्रैंड पे अगर न्यूक्लियोटाइड्स अनपेयर रह जाते हैं, आई एम सेइंग ऑन बोथ स्ट्रैंड्स, तो उस स्ट्रक्चर को हम इंटरनल लूप बोलते हैं। और इन केस एक स्ट्रैंड पे अनपेयर रह जाता है उसको हम बल्ज बोलते हैं। और अनपेयर्ड लूप तीनों तरफ से 3-वे जंक्शन, उसको हम मल्टी लूप या जंक्शन बोलते हैं। हमें पता है कॉमन बेस पेयर्स क्या होते हैं। A base pairs with uracil with 2 hydrogen bonds, right? Guanine complementary base pair इसका कौन सा है? साइटोसिन, right? Complementary base pairing हो गई with 3 hydrogen bonds. Remember Wobble hypothesis, जो कि हम यूनिट 3 में डिटेल में पढ़ने वाले हैं जेनेटिक कोड्स में, उसने Wobble बेस पेयर्स दिए थे, राइट। उसमें से जो मोस्ट स्टेबल होता है G बेस पेयर्स विद यूरेसिल, उसको हम GU Wobble बोलता है, Wobble बेस पेयर, राइट। हमें पता है ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, राइट। बट ग्वानिन यूरेसिल के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू पेयर होता है, प्लस उसमें कुछ ज्योमेट्रिक शिफ्ट होता है, उसको हम Wobble बेस पेयर बोलते हैं, GU Wobble बेस पेयर। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्वेश्चंस आए हुए हैं इस पे। मोस्ट स्टेबल पेयर है ये, जो कि विबल ने दिया था, जो कि हम यूनिट 3 में डिस्कस करेंगे डिटेल में। बस आपको बेस पेयर का याद रखना है। टर्शरी स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें, जो ओवरऑल 3D फोल्डिंग होती है आरएनए की, वो इंटरेक्शंस के बेसिस पे होती है कि किस टाइप का इंटरेक्शन हुआ होगा सीक्वेंसेस में, जिसकी वजह से उसने 3D फोल्डिंग स्ट्रक्चर चूज किया है, राइट। और ये जो 3D फोल्डिंग आरएनए होता है ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, स्टेबल बनाया जाता है बाय इंटरेक्शंस। इंटरेक्शंस कौन से होंगे? बेस स्टैकिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और टर्शरी इंटरेक्शंस कौन से होते हैं? किसिंग लूप्स, स्यूडोनॉट्स। स्यूडोनॉट सुपर इंपॉर्टेंट है, राइट। यूनिट 1 में भी आया है, यूनिट 3 में भी आएगा, इवन यूनिट 14 में मेथड्स इन बायोलॉजी में भी हम देखने को मिलेगा, राइट। जो इंपॉर्टेंट होता है फॉर राइबोजाइम एक्टिविटी, कौन सा स्ट्रक्चर? टर्शरी स्ट्रक्चर। आरएनए स्ट्रक्चर्स डायनेमिक होते हैं और इंटर कन्वर्ट किए जा सकते हैं बिटवीन मल्टीपल कॉन्फॉर्मेशन, राइट। हमने लीनियर सीक्वेंस देखा है, प्राइमरी स्ट्रक्चर देखा है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर आरएनए फोल्डिंग देखे हैं, हेयरपिन स्टेम लूप स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इंटरनल लूप्स बना लेते हैं, बल्ज बना लेते हैं, मल्टी लूप या जंक्शन फॉर्म हो जाता है, राइट। अब इन इंटरेक्शंस या फिर स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शंस बोले तो इनसे 3D स्ट्रक्चर बनता है, टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है। एक चीज याद रखना, आरएनए से क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे? आरएनए से क्वेश्चंस आएंगे एनर्जेटिक्स ऑफ फोल्डिंग और नॉन कैनोनिकल पेयर्स। जो ये फोल्डिंग होती है आरएनए के स्ट्रक्चर्स में, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में और टर्शरी स्ट्रक्चर्स में, राइट, उसमें कौन से फोर्सेस हैं? द ड्राइविंग फोर्सेस, उन पे क्वेश्चंस आया है। बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन सुपर इंपॉर्टेंट है। फिर हाइड्रोजन बॉन्ड्स इंपॉर्टेंट है। जो प्राइमरी थर्मोडायनेमिक फोर्स होता है जो ड्राइव करता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को,
वो भी वर्टिकल बेस स्टैकिंग, वर्टिकल, राइट। अब बेस स्टैकिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस और वेंडर वॉल इंटरेक्शंस, राइट, उनको बेस स्टैकिंग इंटरेक्शंस बोलते हैं। ये प्राइमरी फोर्स है, राइट। हॉरिजॉन्टल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है आरएनए में, रिमेंबर, वर्टिकली होती है, और बेस स्टैकिंग इंटरेक्शंस ज्यादा होते हैं रादर देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बट उसके कंपैरिजन में बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन ज्यादा होते हैं। बेस स्टैकिंग इंटरेक्शंस हाइड्रोफोबिक एंड वैन डर वाल। In case of RNA 3D structures we are talking about, tertiary structures, right? GU-Hubble base pairs, right? ये भी important है। Guanine, complementary, uracil, right? With 2 hydrogen bonds. ये याद रखना, guanine base pairs with uracil। जो most common non-chemical pair है वो ये है GU। This is the most stable, right? इसकी वजह से जो structural displacement होता है हेलिक्स में, विबल का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले हैं, राइट। ऑप्शंस में आपको दे देंगे AT, AU, AC, GU या कुछ भी ऑप्शन हो। मोस्ट स्टेबल कौन सा है? GU, विबल बेस पेयर। मेटल आयन की शील्डिंग, जब भी आरएनए बैकबोन्स क्या होते हैं, बेसिकली नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, राइट। आरएनए का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, फॉस्फेट, वो नेगेटिवली चार्ज होता है। और जो टर्शियरी स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको मैग्नीशियम चाहिए होता है टू स्क्रीन दोस चार्जेस एंड अलाउ क्लोज पैकिंग। कौन सा डाइवेलेंट कैटायन? मैग्नीशियम। रिमेंबर मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयन इज रिक्वायर्ड बाय आरएनए? तो कौन सा है? मैग्नीशियम। क्वेश्चन अब ए फॉर्म ऑफ हेलिक्स, हमें पता है कि बी फॉर्म ऑफ डीएनए स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, आरएनए में ए फॉर्म होता है, राइट। शुगर पकड़ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि डीएनए में कौन सा है, आरएनए में कौन सा है, आरएनए में कौन सा है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कॉन्फर्मेशन एंटी और सिंथ, इस पे बेसिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। बेस पेयर्स पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, मेजर ग्रुप पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट, डीएनए के केस में। अब हम हाई ऑर्डर स्ट्रक्चर्स देखते हैं, बेसिकली टर्शरी इंटरेक्शंस देखते हैं। स्यूडोनॉट सुपर इंपॉर्टेंट है। बेसिकली स्यूडोनॉट कैसे फॉर्म होता है? बेस पेयरिंग बिटवीन बेसिस आउटसाइड द स्टेम लूप। स्टेम लूप से बाहर जो बेसिस होते हैं उनके बीच में अगर पेयरिंग हो जाती है आउटसाइड द लूप, दैट फॉर्म्स अ स्यूडोनॉट। एक ऐसा नोट जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है विच इज नॉट एक्चुअली अ नोट बट लुक्स लाइक अ नोट, इसलिए उसको स्यूडोनॉट बोलता है, राइट। बॉन्डिंग कैसे होती है? इंट्राचेन वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग। अब दो टाइप की बेस पेयरिंग होती है, हुक्सटीन बेस पेयरिंग और वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग। पार्ट सी स्पेसिफिक क्वेश्चंस आ जाते हैं बेस पेयरिंग्स पे, राइट। स्यूडोनॉट पे हमें वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग को एक बार देख लेते हैं। बेसिकली फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं न्यूक्लिक एसिड्स में, स्ट्रक्चर्स में। बेसिकली बेस पेयरिंग जिसको हम कैनोनिकल बेस पेयरिंग बोलते हैं, राइट। वाटसन एंड क्रिक ने सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था ऑफ डीएनए। बेसिस आपने देखे होंगे, ए बेस पेयर विद थायमीन, एडेनिन क्या है? प्यूरीन। सिमिलरली ग्वानिन क्या है? प्यूरीन, जो कि बेस पेयर्स विद साइटोसिन विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, राइट। अब इसमें फीचर्स क्या है? जो एज इन्वॉल्व होता है, वाटसन क्रिक एज में 6 मेंबर्ड रिंग लेता है। This is 6 membered ring of purine, right? हाइड्रोजन बॉन्डिंग एटम्स कौन से होते हैं? जब एडेनिन और थायमीन की बॉन्डिंग होती है, दे आर हेल्ड बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये हमें पता है। जो प्यूरीन का एडेनिन है उसका एटम N, दिस इज N1, राइट। और 6 कार्बन पे जो NH2 होता है, ये 2 बेस पेयर्स विद थायमीन का कौन सा? N3, this is third, and C4, this is fourth, right? Basically वाटसन क्रिक ने बताया था कि जो एज इन्वॉल्व होता है वो 6 मेंबर्ड, हम प्यूरीन का जो 6 मेंबर्ड रिंग है उसमें से जो N1
दैट इज फर्स्ट पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है और जो थर्ड पोजीशन ऑफ थाइमीन पे नाइट्रोजन है, उनके बीच में जो हाइड्रोजन्स होते हैं उनके बीच में बॉन्डिंग होती है, राइट। बेसिकली एटम्स पे और कौन से रिंग, सिर्फ डिफरेंस इसी पे आता है बेस पेयरिंग में। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट रिमेंबर ये इंपॉर्टेंट है। वॉटसन क्रिक ने एज कौन सा बताया था, 6 मेंबर्ड रिंग यूज किया था हमने प्यूरीन्स के केस में। सिमिलरली हुक्सटीन बेस पेयरिंग किसने डिस्कवर की थी, कास्ट हुक्सटीन इन 1959। इसको हम नॉन कैनोनिकल पेयरिंग बोलते हैं, राइट। इसकी वजह से ज्योमेट्री चेंज हो जाती है। व्हाई? बिकॉज हम इमिडाजोल रिंग यूज करते हैं। इसमें 6 मेंबर्ड रिंग यूज की है, इसमें इमिडाजोल रिंग दैट इज 5 मेंबर्ड रिंग। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों बेस पेयरिंग, राइट। अब कॉन्फर्मेशन में क्या चेंज आता है, ज्योमेट्री में क्या चेंज आता है बाय यूजिंग इमिडाजोल रिंग, कि जो प्यूरीन के बेसिस होते हैं वो 180 डिग्री रोटेट कर जाते हैं अराउंड द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, राइट। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमने देखा था, ये शुगर था, ये बेस था, राइट। 180 डिग्री रोटेट कर जाना एंटी टू सिन प्यूरीन बेसिस, राइट, जिसकी वजह से डिस्टोर्ट हो जाती है शुगर फॉस्फेट बैकबोन। बस ये बेसिक डिफरेंस होता है दोनों बेस पेयरिंग्स में, राइट। तो स्यूडो नोट में हमें वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग देखने को मिलती है। किसिंग लूप, बेसिकली इसको हम हेयरपिन इंटरेक्शन बोलते हैं। हेयरपिन हमने देखा, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें स्टेम है और लूप में अनपेयर्ड बेसिस है, इसमें पेयर्ड बेसिस है स्टेम में, राइट। सिमिलरली एक और हेयरपिन, ये एक हेयरपिन है, ये एक हेयरपिन है, राइट। इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन को किसिंग लूप बोल देता है, लूप टू लूप। और इसमें पेयरिंग कौन सी होती है, वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग होती है। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, बेस पेयरिंग से क्वेश्चंस आता है। स्यूडो नोट कैसे फॉर्म होता है, राइट। किसिंग लूप कैसा इंटरेक्शन है बिटवीन टू हेयरपिन लूप्स, कौन सा इंटरेक्शन है, किसिंग लूप, राइट। एंड द बेस पेयरिंग बिटवीन बेसिस आउटसाइड द स्टेम लूप, स्यूडो नोट, एक नोट जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। दोनों में पेयरिंग वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग के थ्रू होती है। रिमेंबर किसिंग लूप, एग्जांपल याद रख लेना, DIS डाइमराइजेशन इनिशिएशन साइट होती है HIV1 RNA की, जो रिलाय करता है किसिंग लूप स्ट्रक्चर पे ताकि वो इनिशिएट कर सके रेट्रोवायरल जीनोमिक पैकेजिंग, राइट। डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला है, प्रीवियस क्वेश्चन है ये, राइट। और किसिंग लूप जैसा इंटरेक्शन स्टेबलाइज करता है जितने भी हमने टर्शरी फोर्स देखे हैं RNA में। अब ट्रिप्लेक्स के बारे में बात करते हैं, और G क्वाड्रप्लेक्स, ये सुपर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं बिकॉज इन दोनों में बेस पेयरिंग हमने हुक्सटीन बेस पेयरिंग देखने को मिली है। ट्रिप्लेक्स से पता चल रहा होगा 3, राइट। जो थर्ड स्ट्रैंड होता है वो बाइंड कर जाता है इन द मेजर ग्रुप ऑफ अ प्री एग्जिस्टिंग डबल हेलिक्स। एक प्री एग्जिस्टिंग डबल हेलिक्स है, राइट, ऑलरेडी एक DNA, उसमें एक थर्ड स्ट्रैंड है, वो जाके बाइंड करता है उसके मेजर ग्रुप पे। जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको ट्रिप्लेक्स बोलते हैं, राइट। बेसिक चीज आपको ट्रिप्लेक्स के बारे में यही पता होनी चाहिए। और जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जो बाइंडिंग होती है बिटवीन द बेसिस, वो हुक्सटीन बेस पेयरिंग होती है, राइट। अब हम G क्वाड्रप्लेक्स के बारे में बात करेंगे। G लिखा है तो कहीं ना कहीं ग्वानिन बेस के बारे में होगा, राइट। क्वाड्रप्लेक्स लिखा है तो क्वाड मींस 4। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली जो स्टैक्स ऑफ G क्वार्टेट्स बोल देते हैं, या फिर जो 4 स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बनता है बाय स्टैकिंग प्लेनर अरेंजमेंट्स ऑफ 4 ग्वानिन बेसिस। ये एक टिपिकल डायग्राम है, 4 ग्वानिन बेसिस का प्लेनर अरेंजमेंट से जो 4 स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बनता है उसको G क्वाड्रप्लेक्स बोलते हैं। और ये स्टेबलाइज कौन करता है, बाय हुक्सटीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड मोनोवेलेंट कैटायंस। कौन सा कैटायन, पोटेशियम, राइट। बेसिकली ग्वानिन में कुछ नेगेटिव चार्जेस होंगे, उनको स्टेबलाइज करने के लिए हमें कैटायंस की जरूरत पड़ती है। मोस्टली हमें इसकी K पॉजिटिव दैट इज पोटेशियम की जरूरत पड़ती है। इन केस ऑप्शन में K पॉजिटिव ना हो, Na पॉजिटिव हो, तो दैट इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। बट सबसे ज्यादा K पॉजिटिव की दैट इज पोटेशियम आयन की हमें जरूरत पड़ती है, राइट। जितने भी स्टैक्स होते हैं G क्वार्टेट्स के, दे आर स्टेबलाइज्ड बाय हुक्सटीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड मोनोवेलेंट कैटायंस, राइट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, बेसिकली ये पूछा जाता है। दे आर हाईली एनरिच्ड इन टेलोमेरिक रिपीट्स, जो यूनिट 3 में हम बात करेंगे टेलोमरेज की, राइट।
और इवन दे आर फाउंड इन प्रोमोटर रेगुलेशन ऑफ ऑन्कोजीन्स, ऑन्कोजीन्स में भी। और जब आप यूनिट 3 में mRNA के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करोगे, स्प्लाइसिंग, राइट, उसमें जो 5 प्राइम UTR सीक्वेंस होता है mRNA की, उसमें G क्वाड्रुप्लेक्स वो एक्ट करता है एज अ ट्रांसलेशनल सप्रेसर, इंपॉर्टेंट है, राइट। सो सिमिलरली आपको याद रखना है स्यूडोनोट्स और किसिंग लूप में बेस पेयरिंग कौन सी होती है, वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग होती है। स्यूडोनोट होता कैसे है, कौन से इंटरेक्शंस हैं, ये टर्शरी इंटरेक्शंस है। बेस पेयरिंग कब कहाँ कैसे होती है, दे एक्ट एज अ, they are why they are important because they are important in ribozyme telomerase RNA। डिटेल में इसको हम यूनिट 3 में भी पढ़ेंगे और यूनिट 14 में भी पढ़ेंगे। किसिंग लूप इंटरेक्शंस इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज दे स्टेबलाइजेस कॉम्प्लेक्स टर्शरी फोल्ड्स इन आरएनए। दो हेयरपिन लूप के बीच का इंटरेक्शन किसिंग लूप बोलते हैं। एग्जांपल याद रख लेना, ट्रिप्लेक्स और क्वाड्रप्लेक्स, दोनों में हुक्सटीन बेस पेयरिंग देखी गई है, राइट। वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल, ये इंपॉर्टेंट है, राइट, ये देख लेना। समरी ऑफ आरएनए कॉन्फॉर्मेशंस सुपर इंपॉर्टेंट है टेबल। वीडियो कंप्लीट करने के बाद, राइट, आप जब दोबारा देखोगे टेबल्स पे ध्यान देना, जो जो चीजें मैंने इंपॉर्टेंट बताई हैं उन चीजों पर रिपीट करना। हर एग्जाम में बहुत, इनकेस अगर इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो सिर्फ इन्हीं से आएंगे, यहाँ से बाहर नहीं आएंगे, ट्रस्ट मी ऑन दैट। प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन सा होता है, राइट, क्या डिस्क्रिप्शन है, कौन से फैक्टर्स उनको स्टेबलाइज कर रहे हैं, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स सुपर इंपॉर्टेंट, राइट, ये चीजें देख लेना। सिग्निफिकेंस ऑफ आरएनए कॉन्फॉर्मेशन, बेसिकली कैटालिसिस में, रिकॉग्निशन में। राइबोसोम का स्ट्रक्चर सुपर इंपॉर्टेंट है, जो कि हम यूनिट 3 में डिस्कस करेंगे राइबोसोम के बारे में। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कौन से सब यूनिट्स हैं, डिटेल में वो चीजें भी डिस्कस करेंगे, राइट। यूनिट 3 की एक कंप्लीट रिवीजन वीडियो मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की डाली हुई है बिफोर जून 2025-26 अटेम्प्ट मैंने डाली हुई थी ऑलरेडी, राइट। इस वीडियो से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले, ये वीडियो आप पहले रेफर कर सकते हो, अदरवाइज हम यूनिट 3 में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। टीआरएनए और एमआरएनए का स्ट्रक्चर्स डिटेल में हम पढ़ेंगे इन यूनिट 3। यूनिट 1 में जो इंपॉर्टेंट है वो इस वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फ्रॉम डीएनए एंड आरएनए कॉन्फॉर्मेशंस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उस चीज पे ध्यान देना आप, राइट। समरी टेबल्स पे, राइट, ड्राइविंग फोर्सेस पे, और क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉन्फॉर्मेशंस। ये कोई ट्रिक है, देख लेना, पढ़ लेना, याद रह जाएगी आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं, सीएसआई और डीबीटी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। आरएनए का कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन सा है, हेयरपिन लूप, हमने पढ़ा है अभी, राइट। जी क्वाड्रुप्लेक्स स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये 2021 में, पोटेशियम, राइट। बाकी ऑप्शंस में सोडियम नहीं है, इन केस सोडियम भी होता तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा आंसर होता पोटेशियम, राइट। पोटेशियम सबसे ज्यादा यूज होता है देन सोडियम। Pseudonodes are formed by, how they are formed, base pairing between distant regions, right. Loop interaction, that is kissing loop, hairpin loop था ना, that is kissing loop। Continuous stacking of bases नहीं। ट्रिपल हेलिक्स फॉर्मेशन जो कि ट्रिप्लेक्स में होता है, तो आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which RNA motif involves interaction between two hairpin loops, that is kissing loop, already discuss कर चुके हैं। Question is which of the following is true for RNA। ऑप्शन देखते हैं, it is always double stranded, no। सिंगल स्ट्रैंडेड होता है बट नॉट ऑलवेज। डबल स्ट्रैंडेड RNA देखने को मिला है इन वायरसेस, जून 2026 में क्वेश्चन आया था, राइट। डबल स्ट्रैंडेड RNA किस में होता है, इसकी एक स्लाइड मैंने इस वीडियो में डाली है, डायरेक्ट क्वेश्चंस उस स्लाइड में से आप देख सकते हो किसी भी एग्जाम में।
सैट एग्जाम के लिए तो बहुत यूजफुल है। आई एम सेइंग इट बिकॉज आपको पता चल जाएगा। द वोबल बेस पेयर इन आरएनए इज, जो मोस्ट स्टेबल है वो है GU, और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ये याद रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए फॉर्म्स अ क्लोवरलीफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, राइट। 5th लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए, पर उनका जो स्ट्रक्चर्स है mRNA और tRNA और rRNA, इसको डिटेल में हम यूनिट 3 में कवर करेंगे, राइट। याद रखना tRNA में सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्लोवरलीफ होता है, और जो L शेप स्ट्रक्चर होता है दैट इज टर्शरी। इसमें कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, वो नहीं होनी चाहिए। Metal ions play an important role in RNA structures by neutralizing negative charges and stabilizing the structures. याद रखना कुछ पॉइंट्स हैं, आपको पता होना चाहिए कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, राइट। मोटिव्स के बारे में, उनका डिस्क्रिप्शन आपको पता होना चाहिए, हेयरपिन कैसे बनता है, बल्ज कैसे बनता है, इंटरनल लूप और इवन जंक्शन, मल्टीवे जंक्शंस, राइट। स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शंस आपको पता होने चाहिए, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्शियरी इंटरेक्शंस है दे आर स्यूडोनोड एंड किसिंग लूप, जिसमें वाटसन रिंग बेस पेयरिंग हमें देखने को मिली है। क्वाड्रिप्लेक्स को स्टेबलाइज किया जाता है पोटेशियम आयन से। tRNA हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मेटल आयंस, मैग्नीशियम, याद रखना मैग्नीशियम एसेंशियल है फॉर आरएनए फोल्डिंग एंड राइबोजाइम एक्टिविटी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला है, राइट। कॉमन मिस्टेक्स कहाँ होती है? स्टूडेंट्स थिंक दैट आरएनए इज ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंडेड, बट नो, डबल स्ट्रैंडेड भी देखने को मिला है। कंफ्यूज करते हैं सी क्वाड्रिप्लेक्स को विद ट्रिप्लेक्स, डोंट कंफ्यूज। फॉरगेटिंग रोल ऑफ मेटल आयंस, मेटल आयंस सुपर इंपॉर्टेंट है, मेटल आयन शील्डिंग पे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। फंक्शंस के बारे में, बेसिकली आरएनए कॉन्फर्मेशंस, सेकेंडरी मोटिव्स, प्राइमरी सीक्वेंस, पूरा हमने लेक्चर 5 में भी देखा है। न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में, शुगर्स के बारे में, बेसिस के बारे में, राइट। इस वीडियो में सेकेंडरी मोटिव्स देख लिया, टर्शरी मोटिव्स देख लिया, कौन से स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स होते हैं, राइट। फंक्शंस, राइबोजाइम एक्टिविटी डिटेल में हम देखेंगे, अभी यूनिट 1 में ही देखेंगे जब हम एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो को ना एंड तक देखा करो, एंड में मैं बता देती हूँ कौन सा टॉपिक सुपर इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चंस कहाँ से फॉर्मुलेट हो जाते हैं। मैं लेक्चर्स के बीच बीच में भी बताती रहती हूँ, राइट। अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब, बिकॉज मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, राइट। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। अब हमने कॉन्फर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडीएनए, बीडीएनए, जीडीएनए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आरएनए कॉन्फर्मेशंस हमने देख लिया है, राइट। क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं वो चीजें हमने देख ली हैं। अब हम स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में बात करेंगे, राइट। ये जो स्लाइड के बारे में बात कर रही थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। ये स्लाइड यूनिट 3 में डालनी थी, बट मैंने यूनिट 1 में ही डाली है, बिकॉज न्यूक्लिक एसिड से जो क्वेश्चंस आते हैं, आरएनए एंड डीएनए, राइट। ये सब चीजें तो हम डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। सैट एग्जाम्स की डेट्स आ चुकी हैं, ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज याद रखना कि वायरस में, प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में इंपॉर्टेंट कहाँ होता है? वायरस में जो डीएनए होता है और जो आरएनए होता है, इट कैन बी डबल स्ट्रैंडेड ऑल्सो, सिंगल स्ट्रैंडेड ऑल्सो। अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए किसी वायरस में हुआ तो कौन से वायरस में हुआ? क्योंकि क्वेश्चंस आपने देखा है जून 2026 में क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस हैज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, राइट। तो आंसर होगा रेट्रोवायरस। सिमिलरली ये एग्जांपल्स हैं वायरस के। T2 बैक्टीरियोफेज में हमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। हर्पीज वायरस में भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। जेमिनाई वायरस में भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, राइट। और इवन अगर क्वेश्चन आता है कि जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट एज अ 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स, कौन से वायरस में? तो आंसर होगा जेमिनाई में। और जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट एज अ सिंगल क्रोमोसोम किसमें होता है? टी इवन फेजेस में, T2 में, T4 में, T6 में। इवन हर्पीज एंड पैरवो वायरस में भी होता है, राइट। इस स्लाइड से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। सुपर इंपॉर्टेंट है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए किसमें होता है? जो कि लीनियर, पैरवो वायरस में। और सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए किसमें? राइट। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में किसमें होता है? रेट्रोवायरस में होता है। और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इन इन्फ्लुएंजा वायरस,
पोलियो वायरस एंड टीएमवी वायरस, राइट। इन केस क्वेश्चंस आए कि मल्टीपल आरएनए मॉलिक्यूल्स, कौन से वायरस में हमें स्कैटर्ड जीनोम देखने को मिलता है, दैट इज इन्फ्लुएंजा वायरस एंड रेट्रोवायरस, राइट। और पोलियो वायरस में जेनेटिक मटेरियल एज अ सिंगल मॉलिक्यूल देखने को मिला है, नॉट इन अ स्कैटर्ड फॉर्म। रिमेंबर दिस थिंग। प्रोकैरियोट्स में क्वेश्चंस देखने को मिले हैं आर्कीबैक्टीरिया पे, बैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में। आर्कीबैक्टीरिया में याद रखना आर्कीग्लोबिस फल्जाइडिस, इसमें सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम देखने को मिला है जो कि 2.2 मेगाबेस का है, राइट। बाकी कोई लीनियर क्रोमोसोम अभी तक फाउंड नहीं किया गया है आर्कीबैक्टीरिया में। प्रोकैरियोट्स में सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, राइट। या तो एक मेन क्रोमोसोम होगा, उसके अलावा एक से ज्यादा स्मॉलर क्रोमोसोम्स होंगे, या तो लीनियर होंगे या सर्कुलर होंगे, जिसको हम प्लाज्मिड्स बोलते हैं, राइट। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस में एक सर्कुलर क्रोमोसोम होता है 3 मेगाबेस का और एक स्मॉल लीनियर क्रोमोसोम होता है 2.1 मेगाबेस का। आपको क्या याद रखना है, सर्कुलर क्रोमोसोम है ना, स्मॉल लीनियर क्रोमोसोम इन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस, राइट। ई कोलाई का जीनोम, इसको डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे इन यूनिट 3, बट आपको पता होने चाहिए सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है ई कोलाई। यूकैरियोट्स में हम क्रोमोसोम्स के बारे में देखेंगे, राइट। डीएनए देखेंगे, सारा सेंट्रल डोग्मा, सारे फंडामेंटल प्रोसेसेस हम देखने वाले हैं। प्रोटीन्स, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स डिटेल में हम यूनिट 3 में देखेंगे। अभी जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वायरसेस से मोस्टली, राइट, प्रोकैरियोट से भी आ सकते हैं, बट मोस्टली वायरस से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। अब हम डिस्कस करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए टॉपिक, राइट। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्वेश्चंस आए हैं। जो हम यूनिट 1 में जो टॉपिक है ANC, दैट इज स्टेबलाइजिंग इंटरैक्शंस, राइट, जो हम लेक्चर 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर 1 इज आल्सो सुपर इंपॉर्टेंट। इंटरैक्शंस पे काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो कोर फोर्सेस होते हैं जो गवर्न करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अ डीएनए, सबसे पहले आता है बेस स्टैकिंग इंटरैक्शंस, जिसको हम प्राइमरी ड्राइवर ऑफ स्टेबिलिटी बोलते हैं, राइट। बेस स्टैकिंग इंटरैक्शंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरैक्शंस नहीं होते हैं, राइट। बेस स्टैकिंग इंटरैक्शंस आर द सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी। अगर क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरैक्शंस आर द कोर फोर्सेस गवर्निंग द डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्टेबिलिटी, तो आंसर होगा बेस स्टैकिंग इंटरैक्शंस, ना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। स्टैकिंग बेसिकली कब होती है, इट अकर्स वर्टिकली बिटवीन एडजेसेंट पैरेलल एरोमेटिक बेसिस, या तो सेम पे या अपोजिट स्ट्रैंड्स अलोंग द डबल हेलिक्स, राइट। वर्टिकली याद रखना, स्टैकिंग वर्टिकली होती है। ये बेस है, ये बेस है, इनके बीच में जो इंटरैक्शंस होगा दैट इज स्टैकिंग इंटरैक्शंस, राइट। इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, हाइड्रोफोबिक एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस। हाइड्रोफोबिक बेसिक जो प्यूरीन और पिरिमिडीन रिंग्स होते हैं, दे आर हाइड्रोफोबिक, राइट। हमने ये जो स्ट्रक्चर्स देखे हैं लेक्चर 5 में, आपको पता चल रहा होगा दे आर हाइड्रोफोबिक। और जो स्टैकिंग होती है, इनके जो प्लेनर रिंग्स होते हैं उनको ब्यूरी करता है इनसाइड द हेलिक्स इंटीरियर, राइट, जिसकी वजह से वो वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज करते हैं और एंट्रोपी उसकी वजह से इंक्रीज होती है, राइट। ये फैक्चुअल चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। दूसरा इंटरैक्शन होता है वैन डर वाल्स और डायपोल इंटरैक्शन। बेसिकली वीक इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शंस होता है बिटवीन द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ अ स्टैक्ड एरोमेटिक रिंग्स, जिसको हम पाई स्टैकिंग बोलते हैं। जो बेसिस होते हैं उनके बीच में जो इंटरैक्शंस होते हैं उसमें पाई इंटरैक्शंस होते हैं, राइट। इनकेस आपको पाई इंटरैक्शंस के बारे में नहीं पता है तो कमेंट में लिखो, मैं उसके बारे में डिटेल में बताऊंगी, राइट। इसको हम बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं, राइट। थोड़ा सा केमिस्ट्री भी आती है इसमें, राइट। याद क्या रखना है, स्टैकिंग याद रखना है, बेस स्टैकिंग इंटरैक्शंस, राइट, दे आर द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्टेबिलिटी। और ये बेसिकली वर्टिकली होते हैं, हॉरिजॉन्टली नहीं होते हैं, राइट। दूसरा क्या याद रखना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बेसिकली स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करती है, कोई फ्री एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है।
जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमने देखने को मिले हैं, एडेनिन और थाइमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है। ग्वानिन और साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू बॉन्ड बनाते हैं, राइट। वो प्राइमरी डिटर्मिनेंट होते हैं ऑफ द फिडिलिटी एंड द सीक्वेंस स्पेसिफिसिटी, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स कौन से होते हैं? एडेनिन एंड ग्वानिन, थाइमीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। इनके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, राइट। अभी पैराडॉक्स क्या है? जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है ना, वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करता है विद द वाटर मॉलिक्यूल्स जब भी अनफोल्ड होता है, राइट। और जब डीएनए डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म होता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर दे आर ब्रोकन टू फॉर्म अ इंटरबेस हाइड्रोजन बॉन्ड्स, राइट। जिसकी वजह से जो नेट एंथैल्पी चेंज होती है वो नियरली 0 हो जाती है, जिससे हम बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कंट्रीब्यूट करता है थोड़ा टू द ओवरऑल नेट फ्री एनर्जी ऑफ डुप्लेक्स फॉर्मेशन, राइट। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या चीज याद रखना है? आपको कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग याद रखनी है, राइट। तो ये याद रखना है कि दे आर प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ फिडिलिटी एंड सीक्वेंस स्पेसिफिसिटी, राइट। फ्री एनर्जी में इतना रोल इसका नहीं होता है, ओनली अ लिटिल रोल। नेक्स्ट इंटरेक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, जो डिस्टेबलाइजिंग फोर्स है बेसिकली। इसका सोर्स क्या होता है? जो फॉस्फोडाइएस्टर बैकबोन होती है, राइट। हमें पता है फॉस्फोडाइएस्टर शुगर, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, राइट, बेसिस। उसके पास नेगेटिव चार्जेस होते हैं बिकॉज फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होते हैं, राइट। तो नेगेटिव चार्जेस फॉस्फेट ग्रुप पे हैं। अब इफेक्ट क्या हुआ? जो नेगेटिव चार्जेस हैं ऑन द अपोजिंग स्ट्रैंड, वो थोड़ा सा म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन एक्सपीरियंस करता है, जिसकी वजह से वो कोशिश करता है कि स्ट्रैंड्स अपार्ट हो जाए। फॉस्फेट बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज है, राइट। दूसरा स्ट्रैंड है, उस पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा। आपको पता है नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर, राइट, जिसकी वजह से स्ट्रैंड्स को अपार्ट करने का कोशिश होता है, राइट। तो ये डिस्टेबलाइजिंग हुआ ना, स्टेबलाइज थोड़ी ना कर रहा है स्ट्रैंड्स को। तो न्यूट्रलाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं? जो मोनोवेलेंट कैटायंस होते हैं, या तो सोडियम या पोटेशियम, या फिर डाइवेलेंट कैटायंस जैसे मैग्नीशियम हो या मैंगनीज हो, ये स्क्रीन करता है उन नेगेटिव चार्जेस को बाय फॉर्मिंग अ काउंटराइन क्लाउड, राइट। बेसिकली डुप्लेक्स की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम कैटायंस का यूज करते हैं, पॉजिटिव चार्जेस का यूज करते हैं। सेम चीज हमने अभी ऊपर बात करी है, राइट। ट्रिप्लेक्स और क्वाड्रप्लेक्स में, जी क्वाड्रप्लेक्स में हमें किसकी जरूरत होती थी? पोटेशियम की जरूरत होती है, राइट, बिकॉज जो कार्बोनिल है उस पे नेगेटिव चार्जेस। तो ये चीज याद रखना, डिस्टेबलाइजिंग फोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, राइट। नेगेटिव चार्जेस फॉस्फेट ग्रुप की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है या प्राइमरी ड्राइवर है ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। वो कौन सा है? बेस स्टैकिंग इंटरैक्शंस है। ये कंपैरिजन है ऑफ स्टेबलाइजिंग एंड डिस्टेबलाइजिंग फोर्सेस, राइट। बेस स्टैकिंग हमने देखा है, स्टेबलाइजिंग है, राइट। हाइड्रोफोबिक और वैन डर वाल इंटरैक्शंस होते हैं, बेसिस, राइट। ये स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। अगर बेस यहाँ एडेनिन है, यहाँ थाइमीन है, तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से इनके बीच में इंटरेक्शन होता है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, राइट। बेस और बेस स्टैकिंग वर्टिकली, दिस इज बेस स्टैकिंग इंटरेक्शंस। कौन सा? हाइड्रोफोबिक और वैन डर वाल इंटरेक्शंस, पाई पाई, या जिसको बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं, राइट। अगर ग्वानिन है, इधर साइटोसिन है, तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी स्टेबलाइजिंग है, राइट। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है बिटवीन बेस डोनर एंड एक्सेप्टर, स्पेसिफिसिटी और ज्योमेट्री दिखाता है। काउंटर आयन शील्डिंग, जिसको हम मेटल आयन शील्डिंग भी बोलते हैं, मेटल आयन शील्डिंग, राइट, ये भी स्टेबलाइजिंग है बिकॉज
कैटाइंस है सोडियम, मैग्नीशियम या फिर पोटेशियम या मैंगनीज, राइट। ये काउंटर आयन क्लाउड फॉर्म करते हैं, राइट, न्यूट्रलाइज करते हैं नेगेटिव चार्जेस, न्यूट्रलाइजेस नेगेटिव चार्जेस ऑफ फॉस्फेट, राइट। फॉस्फेट रिपल्शन, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बोलते हैं, इसको अलग से फोर्स रिपल्शन, ये बेसिकली डिस्टेबलाइजिंग, राइट। ये कुछ, राइट, डिस्टेबलाइजिंग फोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। इवन कॉन्फॉर्मेशनल एंट्रोपी इज अ डिस्टेबलाइजिंग, बट इंपॉर्टेंट क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब हम बात करते हैं डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है, राइट। इस पे क्वेश्चंस आए हैं CSIR में भी और DBT में भी। बेसिकली जो डीनेचुरेशन होता है, जिसको हम मेल्टिंग बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो डबल स्ट्रैंडेड DNA है, राइट, वो अनवाइंड होता है और सेपरेट हो जाता है इनटू अ 2 सिंगल स्ट्रैंडेड DNAs। ये डबल स्ट्रैंडेड DNA है, राइट, सेपरेट ऐसे खुलने लग जाता है। This is single stranded, this is also single stranded, double stranded DNA था, right? The process of unwinding, this is unwinding and this is separating. The process of unwinding and separating into single stranded DNA, this is called denaturation or melting of DNA. राइट, और ये होता क्यों है, कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। प्रोसेस हमें समझ में आ गया, राइट, अनवाइंडिंग हुई, सेपरेटिंग हुई, हमने समझ लिया। बट हाउ? ड्यू टू द डिसरप्शन ऑफ नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसमें डिसरप्शन हुई है, जो बेस स्टैकिंग इंटरेक्शंस है, बेस स्टैकिंग फोर्सेस, उनमें इंटरप्शन हुई है या डिसरप्शन हुआ है, उसकी वजह से ही अनवाइंडिंग और सेपरेशन हुआ है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स रिमेन्स इंटैक्ट, रिमेंबर दिस, राइट। अब रीनेचुरेशन क्या होता है, जिसको हम अनीलिंग बोलते हैं। रीनेचुरेशन इज द रीएसोसिएशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंड्स इनटू डबल स्ट्रैंड। अब ये सिंगल स्ट्रैंड है, राइट, सिंगल स्ट्रैंड्स है, राइट। अब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग्स हुई तो ये डबल स्टैंडर्ड में फॉर्म हो गया। दिस इज रीएनीलिंग या रीनेचुरेशन, राइट। सिंगल स्ट्रैंड से दोबारा डबल स्ट्रैंड बनना अनीलिंग होता है, और डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड बनना डीनेचुरेशन होता है, राइट। अब काइनेटिक्स ऑफ रीनेचुरेशन, बेसिकली 2 स्टेप प्रोसेस है रीनेचुरेशन होने में। पहला स्टेप होता है न्यूक्लिएशन स्टेप। 2 कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंड्स हैं, वो कोलाइड करते हैं बाय रैंडम मूवमेंट टू फॉर्म अ शॉर्ट करेक्टली बेस पेयर, राइट। ऑप्टिमम एनर्जी इनको चाहिए होती है, याद रखना 10 से 15 बेस पेयर्स बनते हैं, पहले कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होती है। फिर दूसरा स्टेप होता है जिपरिंग स्टेप, ये फास्ट होता है एज कंपेयर टू द न्यूक्लिएशन स्टेप, जो कि स्लो होता है। एक बार न्यूक्लिएशन हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स कोलाइड कर गए बाय द रैंडम मूवमेंट, राइट, और एक शॉर्ट करेक्टली बेस पेयर्ड रीजन बन गया है। उसके बाद होता है जिपरिंग स्टेप, जो एडजेसेंट बेसिस होता है वो रैपिडली बेस पेयर करते हैं सीक्वेंशियली, सीक्वेंस में। जो जिपर अप, जैसे जिप अप होती है ना, नीचे वाले मान लो ये बेस पेयर्स कॉम्प्लीमेंट्री मिल गए, राइट। न्यूक्लिएशन स्टेप स्लो हुआ है, ये हो जाने के बाद, ये रीजन क्रिएट हो जाने के बाद ऊपर वाले जितने भी बेस पेयर्स हैं एकदम से जिप अप, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, राइट, टू फॉर्म अ स्टेबल डबल स्टैंडर्ड डीएनए। 2 स्टेप इंपॉर्टेंट है रीनेचुरेशन। द फर्स्ट स्टेप इज न्यूक्लिएशन, सेकेंड इज जिपरिंग, राइट।
ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉर्म करता है। जो कंडीशंस क्या होती है रीनेचुरेशन की, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है वो अराउंड 20 to 25 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि मेल्टिंग टेम्परेचर से कम होना चाहिए। बिलो ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर रीनेचुरेशन शुड बी बिलो मेल्टिंग टेम्परेचर, राइट। मेल्टिंग टेम्परेचर होता है डीएनए डीनेचुरेशन वाला, इसको डिटेल में हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, राइट। अगर जो ऑप्टिमल टेम्परेचर ज्यादा हाई हुआ, क्लोज टू द मेल्टिंग टेम्परेचर, जो थर्मल एजिटेशन होगी वो प्रिवेंट करेगी स्टेबल न्यूक्लिएशन, राइट। न्यूक्लिएशन को इतना इजीली नहीं होने देगी, राइट, क्योंकि मेल्टिंग टेम्परेचर है ना, तो डीनेचुरेशन वाला टेम्परेचर है, स्टेबिलिटी नहीं आने देगी। कौन से स्टेप में? न्यूक्लिएशन। अगर जो ऑप्टिमल टेम्परेचर है ज्यादा कम होगा, टू लो, एग्जाम्पल होता है रैपिड कूलिंग ऑन आइस, तो वो जो रैंडम नॉन स्पेसिफिक इंट्रा स्ट्रैंड या फिर इंटर स्ट्रैंड बेस पेयरिंग हो जाती है, जिसकी वजह से डीएनए लॉक हो जाता है मिसमैच्ड स्टेट में, जिसको हम स्नैप कूलिंग बोलते हैं, राइट। ये दो कंडीशंस हैं, इंपॉर्टेंट है, राइट। अब डीएनए कंसंट्रेशन भी एक कंडीशन है। अगर हाइयर कंसंट्रेशन हुई, उसकी वजह से कोलिजन होगा, राइट, न्यूक्लिएशन एक्सेलरेट करेगा। ज्यादा डीएनए है, राइट, बेसिस ज्यादा है, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो कोलिजन ज्यादा होंगी, राइट, जिसकी वजह से न्यूक्लिएशन स्टेप एक्सेलरेट होगा, जल्दी होगा। आयनिक स्ट्रेंथ एक कंडीशन है जिसमें सोडियम और पोटेशियम कंसंट्रेशन, राइट, कंसंट्रेशन गिवन है, ये वो स्क्रीन करते हैं फॉस्फेट रिपल्शन ताकि टू अलाउ स्ट्रैंड कोलिशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेटल आइल शील्डिंग इंपॉर्टेंट है, इवन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन भी है फॉर रीनेचुरेशन, राइट। रीनेचुरेशन में तीन कंडीशंस हमने देखी, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीएनए प्लस आयनिक स्ट्रेंथ, राइट। क्वेश्चंस आ सकते हैं, डायरेक्ट ऑप्टिमल कंडीशंस पे आ सकते हैं, इवन स्टेटमेंट में अगर टेम्परेचर आपको हाई दे देंगे या लो दे देंगे तो उसकी क्या रीजन होंगे, वो चीजें भी मेंशन की हुई हैं। डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन हमने देख लिया। अब हम मेल्टिंग टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे और उसके थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ेंगे, राइट। टीएम कर्व्स के बारे में हम बात करेंगे, क्वेश्चंस टीएम कर्व्स पे देखने को मिले हैं। हाइपरक्रोमेसिटी के बारे में भी हम बात करेंगे। पहले देखते हैं डीएनए मेल्टिंग टेम्परेचर, जिसको हम टीएम बोलते हैं। मेल्टिंग टेम्परेचर को डिफाइन किया जाता है एज अ टेम्परेचर एट विच 50% of the double stranded molecules are denatured into single stranded DNA. डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का प्रोसेस डीनेचुरेशन होता है, राइट। मेल्टिंग टेम्परेचर वो होता है जहां 50% ऑफ ये प्रोसेस हो चुका है, यानी कि 50% ऑफ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स दे आर डीनेचर्ड इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, राइट। Remember 50%. That temperature is known as the melting temperature, right? अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स का पता होगा तो एक फॉर्मूला है गिब्स फ्री एनर्जी का, राइट, where G is a गिब्स फ्री एनर्जी, राइट। S is entropy, T is temperature, H is heat। अगर किसी टेम्परेचर पे, अगर वो टेम्परेचर मेल्टिंग टेम्परेचर के इक्वल हुआ तो जो फ्री एनर्जी चेंज होगा, एनर्जी चेंज विल बी जीरो। तो मेल्टिंग टेम्परेचर हमें क्या आएगा, डेल्टा H बाय डेल्टा S। रिमेंबर दिस, मेल्टिंग टेम्परेचर चेंज इन हीट बाय चेंज इन एंट्रोपी। डेल्टा H इसको हम चेंज इन एंथैल्पी भी बोल देते हैं, चेंज इन एंथैल्पी। और यू कैन सी टोटल हीट कंटेंट, ये जूल में होता है, राइट। डेल्टा S इज चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी बेसिकली डिसऑर्डर, डिसऑर्डर इन द सेंस ऑफ सिस्टम डिसऑर्डर। कोई चीज अगर इक्विलिब्रियम में है, राइट, ड्यू टू सम रीजन और द कंडीशन उसमें डिसऑर्डर क्रिएट हो जाए,
दैट इज एंट्रोपी। कौन से फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर? फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस यही आते हैं ऑन बेसिस ऑफ फैक्टर्स, राइट। जीसी कंटेंट इज द फर्स्ट फैक्टर। जितना ज्यादा जीसी कंटेंट होगा वो डायरेक्टली इंक्रीज करेगा मेल्टिंग टेम्परेचर पे, राइट। हायर द जीसी कंटेंट इज guanine and cytosine bases, guanine and cytosine bases। डीएनए स्ट्रैंड में जितना ज्यादा ग्वानिन और साइटोसिन होंगे उतना ज्यादा मेल्टिंग टेम्परेचर इंक्रीज होगा, राइट। व्हाई? बिकॉज जो ग्वानिन और साइटोसिन बेस पेयर्स है उसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, राइट, और स्ट्रॉन्गेस्ट स्टैकिंग इंटरेक्शंस होते हैं उसमें रादर देन 80 बेस पेयर्स। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने में ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। जीसी कंटेंट, राइट। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं? मेल्टिंग कर्व्स पे क्वेश्चन आते हैं, मेल्टिंग कर्व्स पे। हमें पता है द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विद हाई जीसी कंटेंट हैज अ हाई टीएम। हाई टीएम मींस हाई मेल्टिंग टेम्परेचर। हायर जीसी कंटेंट requires higher melting temperature, right, rather than a DNA with a lower GC content। ये क्यों होता है? Because of high stacking interactions और greater number of hydrogen bonds, right। GC में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और 80 में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, राइट। अगर इन केस क्वेश्चन आता है which of the following requires higher melting temperature, तो ये आंसर है। हायर द जीसी कंटेंट, हायर इज द मेल्टिंग टेम्परेचर। हम इसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं, जीसी कंटेंट, राइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग टेम्परेचर। क्वेश्चंस आते हैं मेल्टिंग कर्व्स पे। 2 कर्व्स आपको दे देंगे, राइट। 50% मेल्टिंग टेम्परेचर, राइट। एक्स एक्सिस पे होता है टेम्परेचर, वाई पे डीनेचुरेशन परसेंटेज, राइट। पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व हैज द हायर जीसी कंटेंट, हायर जीसी कंटेंट, और यू कैन से विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ हायर मेल्टिंग टेम्परेचर, राइट। ये टिपिकल मेल्टिंग कर्व है। इसमें जीसी कंटेंट अराउंड 35%, इसमें जीसी कंटेंट अराउंड 66%। डीनेचुरेशन परसेंटेज। कर्व्स के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं और ऑल्सो यूवी एब्जॉर्बेंस के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा यूवी एब्जॉर्बेंस भी इंक्रीज होगी। अब यूवी एब्जॉर्बेंस इंक्रीज होगी, इसके रिलेटेड हम हाइपरक्रोमिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। हाइपरक्रोमिसिटी या हाइपरक्रोमिक इफेक्ट होता क्या है? जैसे ही यूवी एब्जॉर्बेंस वेवलेंथ है 260 नैनोमीटर का इंक्रीज होता है, कब? जब डबल स्टैंडर्ड डीएनए डीनेचर होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। डबल स्टैंडर्ड डीएनए व्हेन इट डीनेचर्स इनटू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, उस दौरान जो यूवी एब्जॉर्बेंस में इंक्रीज होता है, राइट। वेवलेंथ क्या है? 260 नैनोमीटर। अगर आपको पता होगा हम डीएनए को किस वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करते हैं अंडर यूवी लाइट? 260 नैनोमीटर पे, राइट। हाइपरक्रोमिक इफेक्ट का मैकेनिज्म क्या होता है? जब भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जो बेस स्टैकिंग होता है, राइट, वो ब्यूरी करता है एरोमेटिक रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से हाइपोक्रोमिसिटी होता है। हाइपो मींस लो यूवी एब्जॉर्प्शन, राइट। और मेल्टिंग के टाइम पे व्हेन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्टैंडर्ड्स, जो अनस्टैक्ड बेसिस हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं सिग्निफिकेंटली ज्यादा यूवी लाइट,
at least 30 to 40% increase in the absorption of UV light by the unstacked bases upon melting, उसको हाइपरक्रोमिसिटी बोलते हैं. हाइपर मीन्स ज्यादा, यूवी लाइट का एब्जॉर्ब ज्यादा होना, दैट इज हाइपरक्रोमिसिटी. राइट, तो डायरेक्ट रिलेशन है द इंक्रीज इन यूवी एब्जॉर्बेंस when double stranded DNA denatures into single stranded DNA. अब जो हमने कर्व के बारे में बात किया था, राइट, ये बेसिकली रिलेशनशिप हम बताता है फ्रॉम द GC कंटेंट एंड मेल्टिंग टेम्परेचर, एंड वी मेजर इंक्रीज इन यूवी एब्जॉर्बेंस विद इंक्रीज इन मेल्टिंग टेम्परेचर. राइट, इसमें भी डायरेक्ट रिलेशन है. यूवी एब्जॉर्बेंस, इंक्रीज इन यूवी एब्जॉर्बेंस, increase in melting temperature. Right? हाइपरक्रोमिसिटी हमने देख लिया, मेल्टिंग टेम्परेचर हमने देख लिया, जीसी कंटेंट हम बात कर चुके हैं. पर जो फैक्टर, दूसरे फैक्टर्स हैं, जैसे सोल्ट कंसंट्रेशन एक दूसरा फैक्टर है. जैसे ही आयनिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं तो मेल्टिंग टेम्परेचर इंक्रीज होता है. राइट, बिकॉज हमें पता है मेटल आयन शील्डिंग, कौन सा मेटल, दैट टू कैटायंस, दे शील्ड द नेगेटिवली चार्ज्ड फॉस्फेट बैकबोन और रिड्यूस करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन. तो डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलता है ऑन इंक्रीजिंग द आयनिक स्ट्रेंथ दैट इंक्रीजेस द मेल्टिंग टेम्परेचर. राइट, एग्जाम्पल इसके मैग्नीशियम जैसे कैटायंस स्टेबलाइज करते हैं हेलिक्स को मच मोर इफेक्टिवली देन अ मोनोवैलेंट. राइट, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट फैक्टर पीएच, जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है मेल्टिंग टेम्परेचर को. राइट, अगर पीएच वैल्यूज में चेंज हुई दैट विल अफेक्ट मेल्टिंग टेम्परेचर. अगर पीएच वैल्यू 10 से ज्यादा है, पीएच ग्रेटर देन 10 और यू कैन से मोर देन 11, दैट इज हाई पीएच, तो डीप्रोटोनेशन होगा ऑफ बेसिस, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और डबल स्टैंडर्ड डीएनए गेट्स डीनेचर्ड इनटू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए. राइट, और इन केस पीएच कम है, लेस देन 3, तो वो प्रोटोनेट करेगा. डीप्रोटोनेशन नहीं होगा, प्रोटोनेशन होगा, जिसकी वजह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज आएगा और वो इंड्यूस करेगा डीनेचुरेशन. राइट, ये टिपिकल एग्जांपल गिवन है. राइट, आपको बस ये याद रखना, पीएच ऑल्सो अफेक्ट द मेल्टिंग टेम्परेचर. ग्रेटर हुआ तो डीप्रोटोनेशन ऑफ बेसिस अकर्स. राइट, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट फैक्टर डीनेचुरेंस. कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जैसे फॉर्माइड और यूरिया, वो कंपीट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग साइड से, जिसकी वजह से वो मेल्टिंग टेम्परेचर को लो करते हैं. जैसे डाइमिथाइल सल्फोक्साइड DMSO, ये भी डीस्टेबलाइज करता है बेस स्टैकिंग को, जिसकी वजह से मेल्टिंग टेम्परेचर लो होता है. याद रखना, फॉर्मामाइड और यूरिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे कंपीट करते हैं और DMSO बेस स्टैकिंग को डीस्टेबलाइज करता है. राइट, नेक्स्ट फैक्टर है बेस पेयर मिसमैच और लेंथ. ये फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज जितना ज्यादा डीएनए फ्रेगमेंट्स होंगे लंबे, दे विल हैव अ हायर मेल्टिंग टेम्परेचर. राइट, हर एक % बेस पेयर मिसमैच क्या करता है, डिक्रीज करता है मेल्टिंग टेम्परेचर बाय अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.5 डिग्री सेल्सियस. राइट, ये फैक्टर सुपर इंपॉर्टेंट है. मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीसी कंटेंट पे, सॉल्ट आयन कंसंट्रेशन पे. राइट, और जो इंपॉर्टेंट है मेल्टिंग कर्व्स. डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलता है जीसी कंटेंट और मेल्टिंग टेम्परेचर में. ऑल्सो हाइपरक्रोमिसिटी हमने देखा था. हाइपर मीन्स ज्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी लाइट, दैट इज अगर इंक्रीज इन यूवी एब्जॉर्बेंस हुआ दैट विल ऑल्सो यील्ड इंक्रीज इन मेल्टिंग टेम्परेचर. अब कोट कर्व्स के बारे में हम बात करते हैं. कोट कर्व ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं सी वैल्यू पे. कोट कर्व सिंपल है, कॉन्सेंट्रेशन इनटू टाइम. राइट, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है CSIR के लिए. बेसिकली डिटरमाइन करता है जीनोम का साइज, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी प्लस रिपीटेटिव सीक्वेंसेस के बारे में. सिंपल याद रखना,
बस एक बार देख लेना, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, राइट, सिंगल स्ट्रैंडेड है, रीनेचुरेशन टाइम गिवन है, के इज व्हाट, रीएसोसिएशन रेट कांस्टेंट, और कोट टी हाफ, जो कोट वैल्यू है जहां पे 50% ऑफ डीएनए रीनेचर किया जा सकता है। रिमेंबर कोट कर्व रीनेचुरेशन के लिए है। रिमेंबर कोट हाफ इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज द कोट वैल्यू at which 50% of the DNA is renatured, right? Melting temperature हमने देखा जहाँ 50% of the DNA is denatured, right? अब quote half is the 50% of the DNA which is renatured. Confuse मत करना इन दोनों के बीच में। जो फीचर्स हैं बेसिकली हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस पे स्पीड क्या होगी, फास्ट होगी, राइट? मॉडरेटली रिपीटेटिव पे इंटरमीडिएट स्पीड होगी, और यूनिक नॉन रिपीटेटिव सीक्वेंसेस पे स्लो होगी। जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं वो ये हैं कोट एनालिसिस के, कि जो रीएसोसिएशन कांस्टेंट है दैट इज के, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सीक्वेंस कॉम्प्लेक्सिटी। सीक्वेंस की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, राइट? जितनी ज्यादा सीक्वेंस कॉम्प्लेक्स होंगे उतना कम रीएसोसिएशन कांस्टेंट होगा। दूसरा प्रिंसिपल्स, एक तो हमने देख लिया इनवर्स रिलेशनशिप, राइट? दूसरा है प्रोकैरियोट वर्सेस यूकैरियोट। जो प्रोकैरियोटिक जीनोम्स होते हैं जैसे ई कोलाई में, उसमें रिपीटेटिव डीएनए लैक करते हैं, राइट? जिसकी वजह से मोनोफेजिक सिंगल एस शेप बनता है पोर्ट कर्व में। बस याद रखना मोनोफेजिक पोर्ट कर्व किस में बनता है, ई कोलाई में। Why? Because it lack repetitive DNA लैक करता है। और यूकैरियोटिक जीनोम्स में मल्टीफेजिक पोर्ट कर्व होता है। Why? Because it has varying popping numbers across the repetitive and unique fractions. Just remember multiphasic port curve in eukaryotes, right? पोर्ट कर्व बेसिकली जीनोम का साइज भी बताता है, राइट? फॉर नॉन रिपीटेटिव डीएनए पोर्ट हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीनोम साइज। पोर्ट हाफ is the port value at which 50% of the DNA is renatured, right? This is directly proportional to genome size. ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। Dissociation constant is inversely proportional to sequence complexity. ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, राइट? फॉर्मूलाज आप देख लेना टीएम कैलकुलेशन के लिए, सेल्सियस में है, राइट? सोल्ट डिपेंडेंसी ऑफ मेल्टिंग टेम्परेचर, फैक्टर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सुपर इंपॉर्टेंट है ये फर्स्ट वाला बिकॉज बेसिस के रिगार्डिंग है। कॉम्प्लेक्सिटी प्रोपोर्शनैलिटी अभी हमने डिस्कस किया कि कोट हाफ की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जीनोम साइज, राइट? जिसको कॉम्प्लेक्सिटी एन से डिनोट किया जाता है। सुपर इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आपको क्या चीजें याद रखनी है, आपको फोर्सेस पे याद रखना है, सुपर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बेस स्टैकिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट? कौन सा इंटरेक्शन कंट्रीब्यूट कर रहा है ज्यादा, चूज करना बेस स्टैकिंग, वो भी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, राइट? हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने बहुत बार पढ़ा है पर बेस स्टैकिंग इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज नियरेस्ट नेबर मॉडल, राइट? मेल्टिंग प्रेडिक्शंस डिपेंड करते हैं सीक्वेंसेस पे, राइट? नियरेस्ट नेबर्स पे। फॉर एग्जांपल जैसे ये दो सीक्वेंसेस हैं, आपको ध्यान क्या रखना है कि स्टैकिंग एनर्जीज डिपेंड करती है एडजेसेंट बेस पेयर्स पे, ना कि ओवरऑल जीसी परसेंटेज पे, राइट? जैसे एग्जांपल है जैसे 5 प्राइम जी सी वर्सेस 5 प्राइम सी जी, राइट? आपको पता चल रहा है दोनों में सीक्वेंस तो सेम ही है, जीसी और सीजी, कंटेंट सेम है, बट डिपेंड क्या करता है स्टैकिंग एनर्जीज। दोनों के लिए स्टैकिंग एनर्जीज डिफरेंट हैं, राइट? ओवरलैपिंग पेयर्स हैं। जैसे एक सीक्वेंस है जीसी के रिगार्डिंग 5 प्राइम जी और 3 प्राइम सी 5, राइट? और दूसरा सीक्वेंस है
5 प्राइम, राइट। केमिकल अलाइनमेंट और ऑर्बिटल ओवरलैप बेसिकली दोनों का डिफरेंट है, इसका मतलब इनकी स्टैकिंग एनर्जीज डिफरेंट है। एक अरेंजमेंट बाइंड करते हैं टाइट, जिसमें ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है टू ब्रेक देम, राइट। इसमें ग्वानीन इज स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ साइटोसिन, और इस केस में साइटोसिन इज स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ग्वानीन, राइट। एनर्जीज डिफरेंट है, तो एनर्जीज पे डिपेंड करना इंपॉर्टेंट है, ना कि ओवरऑल जीसी परसेंटेज पे, राइट। नियरेस्ट नेबर मॉडल, राइट, ये मोस्ट एक्यूरेट मॉडल है जो कि ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर मैटर्स, राइट। जब भी हम मेल्टिंग टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं, याद रखना यही कंफ्यूजन क्रिएट होती है। ओवरऑल जीसी कंटेंट सेम है, मतलब ये दोनों सेम नहीं है, इनके लिए मेल्टिंग टेम्परेचर सेम नहीं होगा, बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट स्टैकिंग एनर्जीज। डीएनए वर्टिकल लैडर है, राइट, यू नो दैट, तो स्टेबिलिटी बेस्ड स्टैकिंग एनर्जी से आएगी, ना कि ओवरऑल जीसी परसेंटेज से। मेटल आयन शील्डिंग थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। जो भी एंजाइम्स डीएनए के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसे डीएनए पॉलीमरेज है या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, जिसके बारे में डिटेल में हम यूनिट 3 में बात करेंगे, राइट। मैग्नीशियम आयन इज सुपर इंपॉर्टेंट, राइट। वो न्यूट्रलाइज करती है फॉस्फेट चार्जेस को और लोअर करती है एक्टिवेशन बैरियर फॉर फॉस्फोडाइस्टर क्लीवेज और सिंथेसिस। रिमेंबर मैग्नीशियम, राइट। अब हमने कोट कर्व्स के बारे में बात किया था, राइट। कोट कर्व से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, हमें पता है रीनेचुरेशन डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डीएनए कॉन्सेंट्रेशन पे, रीएसोसिएशन टेम्परेचर और कांस्टेंट हमने देख लिया है। इन केस कर्व आ गए, जैसे ये कुछ एग्जांपल्स हैं, राइट। वाई एक्सिस पे परसेंटेज रीनेचुरेशन, बिकॉज हम कोट कर्व्स की बात कर रहे हैं, कोट कर्व्स, परसेंट रीनेचुरेशन, राइट। और इधर कोट वैल्यू एक्स एक्सिस पे। अगर इस टाइप का कर्व हुआ, दैट मींस इट इज इन यूकैरियोट्स, राइट। कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है, तो इस टाइप का कर्व हमें यूकैरियोट्स के केस में भी देखने को मिलेगा, एंड दिस इज इन प्रोकैरियोट्स। सिंपल प्रोकैरियोट्स यानी कि इक्वल है, राइट। कोट वैल्यू हमने फॉर्मूला देख लिया है, बेसिकली कोट को किसने डिस्कवर किया था, एनालिसिस को, ये पूरी टेक्निक डेवलप की थी रॉय ब्रिटन ने, रॉय ब्रिटन एंड हेरिक डेविडसन, एरिक डेविडसन इन 1960, राइट। इसकी वजह से कोट कर्व या सी वैल्यू या कोट पैराडॉक्स इसको बोल सकते हैं, राइट। दिस लीड टू व्हाट, डिस्कवरी ऑफ रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस इन यूकैरियोट्स। रिमेंबर दिस, इट लीड्स टू डिस्कवरी ऑफ repetitive DNA sequences in eukaryotes. डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। कोड वैल्यू निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। BF इज व्हाट, बफर फैक्टर। इन केस क्वेश्चन इस टाइप में आता है तो ये फॉर्मूला भी याद रखना, राइट। बफर फैक्टर बेसिकली कैटायन की कॉन्सेंट्रेशन हो, कैटायन कॉन्सेंट्रेशन या विस्कोसिटी गिवन हो, राइट, दैट डिटरमाइंस द बफर फैक्टर। डीएनए की कंसंट्रेशन आपको पता होगा, मोल्स पर लीटर में है, राइट। CO is what, initial concentration of DNA. CO is initial concentration of DNA.
and T is renaturation time. Renaturation time in seconds, right? BF is buffer constant factor, buffer factor, right? ऐसा कांस्टेंट जो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ आयन, depends on concentration of cation in buffer, right? अगर इस टाइप पे क्वेश्चन आता तो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, राइट? कर्व्स याद रखना यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में, राइट? एक दूसरा और कर्व है जो कि इंपॉर्टेंट है, दिस इज एक्स एक्सिस पे कोट वैल्यू, वाई एक्सिस पे परसेंट रीनेचुरेशन, राइट? दिस कर्व शोज highly repetition in sequences, हाईली रिपीटेशन होगा। अभी हमने पढ़ा फैक्टर्स, हमें क्या लगेगा, टाइम कम लगेगा, लेस रीनेचुरेशन टाइम, राइट? और जिसकी वजह से कोट वैल्यू भी हमें क्या होगी, वैल्यू इसकी लेस होगी, कम होगी एज कंपेयर टू द दिस वन, एंड दिस कर्व शोज यूनिक सीक्वेंस, राइट? रीनेचुरेशन टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा, राइट? और कोट वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। कोट वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना, सपोज यहाँ 5 है तो यहाँ कोट वैल्यू 10 या 15 कुछ होगी, तो कोट वैल्यू इज इंक्रीजिंग इन दिस केस, एंड दिस इज मॉडरेटली रिपीटेशन। ये हमने सीक्वेंसेस के बेसिस पे बात करी है। ये दो कर्व सुपर इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, क्वेश्चंस आ सकते हैं डायरेक्टली, और इन केस क्वेश्चंस आएंगे तो इस फॉर्मूला पे आ सकते हैं। सपोज क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द कोट वैल्यू ऑफ अ गिवन सैंपल विच हैव अ न्यूक्लियोटाइड कंसंट्रेशन ऑफ, आपको कंसंट्रेशन गिवन होगी। सपोज क्वेश्चन है कैलकुलेट द कोट वैल्यू, राइट, फॉर अ सैंपल ऑफ न्यूक्लियोटाइड कंसंट्रेशन हमें गिवन होगी 0.05 मोलैरिटी, राइट? और रीनेचुरेशन टाइम हमें गिवन हो 344 सेकेंड्स, राइट? रीअनीलिंग डन एट 0.5 m saline buffer having a buffer factor 5.820। डायरेक्ट आप निकाल सकते हो कोट वैल्यू, दैट इज concentration is 0.05, time is 344 seconds and buffer factor is 5.820, right? Approx आ जाएगा 100।